अब्बा ने अमेरिका से जब वापस आए उन्होंने फिर यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया 1969 में। एक एग्जांपल देता हूँ, दो दोस्त हैं मगर एक की मौरूसियत है, उसकी जेनेटिक्स है कि जीन्स में उसके डिप्रेशन या साइकेट्रिक बीमारी के जीन्स मौजूद है, दूसरे के नहीं है, दोनों की जॉब चली गई। अब जो नॉर्मल बंदा होगा वो भी उदास होगा, परेशान होगा, कुछ दिन घर पे बैठेगा मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम करेगा। मगर जिसमें डिप्रेशन के जीन्स है उस पर जब वो स्ट्रेस आया तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देनी पड़ती है, बहुत सुसाइडल शॉक्स देना है। शॉक का लफ्ज बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक है तो शॉक का लफ्ज यूज नहीं करते। वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी सेफ। जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा नहीं मेरे भी होता। जहन में फिल्में ही आ रही थी। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये भी तो आता है, इस पे असर हो गया। जिन, भूत, नजर, मैजिक, असरात, जादू, असरात का सबसे तावीज़ अच्छा गंडा। इलाज तावीज़ गंडा, बिल्कुल। सबसे अच्छा इलाज, सही इलाज साइकेट्रिस्ट का। हर बीमारी के साथ ऐसे हुआ है, जैसे मलेरिया की बीमारी है, मैल एरिया कहते हैं, तो वो कहते थे ये मैल एरिया का जो है ना ये साए वाए या कुछ ऐसा आ जाता है कि गंदी जगहों से ये साए चढ़ जाते हैं और बंदा जो है ना इतना शदीद बीमार होकर मर जाता है। बहुत टाइम तक यही ज्यादातर लोग मजबूर होके आते हैं। सारे बाबे ट्राई कर लिए, जिन भूत उतारने की पूरी कोशिश कर ली है, मार दिया और पता नहीं क्या क्या जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, लोग मर जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 25% ऑफ द पीपल को कोई ना कोई नफसियाती बीमारी है। अब आप इसको आप कमरे में लगा लें कितने लोग बैठे, ये 3 को तो मैं अंदाजा हो रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी कॉमन। बिल्कुल, इसको टैबू ना बनाए ना, इसका हल करें ना, बिल्कुल ऐसे ही। और 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हम ग्रैंड फंक्शन करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और आम आवाम भी, इन लोगों को भी नहीं पता होता कि नफसियाती बीमारियां क्या होती, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करें ताकि वो कम से कम डायग्नोज तो कर सकें कि ये नफसियाती बीमारी है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है। नफसियाती बीमारियां बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं, उसका भी आपको इलाज कराना चाहिए, या आपके प्यारों को अगर हो तो उनका इलाज कराना चाहिए ताकि आप एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पाकिस्तानीज़ एक प्रोडक्टिव इंसान बने और अपने मुल्क को भी सर्व कर सकें, अपने दीन को भी सर्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई आज बहुत मज़ेदार डिस्कशन होने वाला है इस लिहाज से कि टॉपिक बड़ा मुनफरिद है एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज़ वेल। मैं जो अपना एक छोटा मोटा रेडियो शो करता हूँ उसमें मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज पाकिस्तान में, इस मुल्क में जहाँ हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे ये एक इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली हम इसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं करते, बात करने से डरते हैं, बहुत सारे टैबूज़ अटैच हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से, यानी आपकी नफसियाती सेहत के हवाले से। और आज इस हवाले से आई थिंक वी हैव गॉट अ वेरी आई वुड से कि पर्टिनेंट और साथ साथ बड़े यंग और बड़े ब्राइट, हमारे कहूँगा डॉक्टर, बल्कि मुझे यकीन है थोड़े अर्से में जब डिस्कशन होगी तो पता चला कि मुझसे काफ़ी नौजवान जो हैं ये डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। सो वी हैव गॉट डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान सिटिंग विद मी राइट नाउ। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। खुद भी डॉक्टर हैं, खुद भी साइकियाट्रिक हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं। इसके अलावा he is the chairman of Green Crescent Pakistan, which is a non-profit NGO dedicated to combating smoking, alcohol and other addictions. मेरे सामने चाय का कप रखा हुआ है डॉक्टर साहब, यकीन जाने एडिक्शन नहीं है ये, बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू स्टार्टअप पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हर नशे ये कहता है कि मैं वैसे वाकई सीरियसली वो एक चीज़ हो जाती है ना, सुबह जैसे आज कल रात, सो वाइल वी आर रिकॉर्डिंग दिस, कल रात हादसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो मैं बहुत देर से सोया और सुबह अपने रेडियो शो के लिए मैं बहुत लेट उठा, तो मैं चाय अपनी जो है वो नहीं बना पाया, तो रास्ते में मैं फिर कोयटा होटल में रुक के मुझे ले जानी पड़ी। तो यू आर राइट, एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन ज़रूर होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ज़रा आपके सफ़र के हवाले से बात करते हैं। सो वाई साइकियाट्री, क्या हुआ बट डॉक्टर बन गए तो और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बट वाई डिड यू चूज़ के इस लाइन में जाया जाए? देखिए, जो हर एक आम आदमी का, या चलें वो बंदे जो MBBS का करियर परस्यू कर रहे होते हैं, जो उनके जहन में साइकेट्री के हवाले से मिसकंसेप्शंस होते हैं, राइट, मेरे भी वही थे। हालांकि मेरे वालिद साहब साइकेट्रिस्ट थे, अमेरिका से अपनी वो डिग्री करके आए थे, मगर मैं भी यही सोचता कि यार साइकेट्री यही है कि शायद बस नशे की गोलियां देनी होती हैं और कोई ख़ास इलाज नहीं होता, और बस साइकेट्रिस्ट यही कर सकता है कि बस सुला दे अपने मरीज़ को।
मेरा भी यही ख्याल था। तो मैं जब खैर एमबीबीएस में तो मैं जा रहा था, मेरा और कोई बहन भाई डॉक्टर नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, आखिरी सहारा था अपने अब्बा का। तो अनकहा प्रेशर तो था कि भाई तुमने तो बनना है डॉक्टर। तो खैर वो तो बात डन थी, मैं एमबीबीएस तो कर रहा था, मगर उसके बाद फिर क्या फील्ड चूज़ करनी है इसमें थोड़ा वो था। तो मैं अब्बा से ये कहता था कि अब्बा मैं सोच रहा हूँ कि कोई और फील्ड ले लूँ, साइकेट्री में तो आपको पता है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है, आके तुम्हें खास तुमने काम नहीं किया कभी साइकेट्री में, आओ मेरे साथ बैठो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। तो फिर जब मैंने काम शुरू किया, पेशेंट देखे, इलाज किया, तो मुझे पता चला कि ये तो एक जादुई फील्ड है। लिटरली आप जब मरीज़ को देखेंगे यार ये ऐसा कर रहा था, और सिर्फ एक दवाई दी है और वो सब कुछ ठीक कैसे हो गया। तो लिटरली इट सीम्स लाइक मैजिक कि इट ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन। राइट। तो वाकई में जादुई फील्ड है। फिर मैंने जब देखा तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने साइकेट्री चूज़ करने का फैसला किया। राइट। और तो ये जो कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल नाजमाबाद में कराची नफ्सियाती मेन अस्पताल, मेन ब्रांच वो उसकी पिंक कलर नाजबाग की आपके एक मखसूस कलर का एक आपका रंग हुआ करता था कि मेरी बिल्कुल। रिहाइश में अभी बता रहा था, आप एक जी करीब है, जी तो जी अक्सर जी आते जाते जो है वो गोली मार वगैरह से जब हम घर जा रहे होते थे तो फिर गोली मार कराची में एक इलाके का नाम है, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो। सो वहाँ से उल्टे हाथ पे ये पढ़ा करता था। तो ये आपके वालिद साहब वाज द फाउंडर ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा ने अमेरिका से जब वापस आए, वो भी एक लंबी कहानी है, उसकी अलग पॉडकास्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया 1969 में, तकरीबन 55 साल होने को हैं। और बस तब फिर से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते So, गए। Dr. Saab, I think it will be the first of its kind hospital in बिल्कुल कह सकते हैं। स्टिल आई वुड से कि ऐसा कोई specialized. स्पेशलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में कोई साइकेट्री का हॉस्पिटल मेरे ख्याल से कोई ख़ास नहीं है। राइट। नीड बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब, और इसी पे अब ज़रा इस डिस्कशन को हम आगे लेकर भी आते हैं। आपने कहा भाई एक जादुई फील्ड है और एक मैजिकल फील्ड है। एक दवाई देते हैं, वैसे बहुत सारे लोगों की परसेप्शन और मेरा भी यही है कि भाई वो कोई भी प्रॉब्लम है, ये दवाई खाओ, थोड़ा सा पुरसकून हो जाओगे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इवन माई ओन सन, माई एल्डेस्ट सन इज़ ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हिमसेल्फ, और माशाल्लाह इज़ वेरी हाई फंक्शनिंग साइड, लेकिन उसके बचपन में वी सॉ लॉट ऑफ वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो वो जिस वक्त चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई 300 देयर वाज नो हेल्प एब्सोल्युटली। तो वो रेस्प्रोडोल गालबन थी, रिटलिन, ये दवाएं दे दी जाती थी सही और सही बच्चे बिल्कुल खामोश। वी डिसाइडेड नो वी वोंट गो फॉर ड्रग्स। सही। माशाल्लाह ही इज़ डन वेल इन, ही इज़ डूइंग वेल इन लाइफ नाउ। सो डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं। सो व्हाट आर द टिपिकल प्रॉब्लम्स जब आप एक दिन बैठे हुए होते हैं, ओपीडी करते होंगे आई एम श्योर आप, व्हाट आर दोस टिपिकल प्रॉब्लम्स दैट यू सी, द प्रॉब्लम्स पीपल कमिंग अप विद? साइकेट्रिक डिजीज़ क्या होती हैं, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उस पे हमें मतलब बात करनी चाहिए। देखें, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते क्या है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ आसान करके। जैसे जिस्मानी बीमारी होती है, फ़र्ज़ करें आपको बुखार है, 104 डिग्री का बुखार है, और मैं आपको आपके सारे मसले हल कर देता हूँ, और आपको खूब पैसे देता हूँ, कहते हैं वेकेशन पे जाओ, खूब टेंशन ख़त्म करो, सब कुछ, आपका बुखार नहीं उतरेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। साइकेट्रिक बीमारियां भी बिल्कुल ऐसी जिस्मानी बीमारी की तरह होती हैं। ठीक है, उनका एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है पीछे। सिर्फ टेंशन से डिप्रेशन नहीं होता है, और सारे हालात ठीक हों तब भी डिप्रेशन हो सकता है। जितना डिप्रेशन पाकिस्तान में होता है उतना ही अमेरिका में होता है। जितना एक गरीब बंदे को होता है उतना एक अमीर बंदे को होता है। बज़ाहिर तो ये लगेगा कि अमीर को तो नहीं होना चाहिए डिप्रेशन, उसको तो हर टेंशन किस बात की अय्याशी है चल रही है फिर? उसकी तो। बिल्कुल। मगर एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट तो मौजूद है ना। जितना बुखार अमीर को होता है उतना ही बुखार गरीब को होता है, तो बिल्कुल डिप्रेशन ऐसे। भी उतना ही गरीब को होता है उतना ही अमीर को होता है। तो एक जनरल फार्मूला हम बनाते हैं कि 50-50% कॉज है डिप्रेसिव साइकेट्रिक बीमारियों की, कि 50% आप जेनेटिक ले लें और 50% इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ले लें। वो ऐसे है कि किसी के जीन्स में हो, मौरूसी हो, प्री डिस्पोज्ड है वो, तो उस पे जब बुरे हालात आए, वो परेशानियां आईं, तो उसकी बीमारी उभर के वापस आ गई, ट्रिगर हो गई वो। ट्रिगर हो गई उसकी बीमारी। एक एग्जांपल देता हूँ, दो बंदे हैं, दो दोस्त हैं, सेम उम्र के, एक ही ख़ानदान में, एक ही इलाके में रहते हैं, बिल्कुल सेम सर्कमस्टेंसेस है दोनों के, मगर एक की मौरूसियत है, उसकी जेनेटिक्स है कि जीन्स में उसके डिप्रेशन या साइकेट्रिक बीमारी के जीन्स मौजूद हैं, राइट। दूसरे के नहीं है। ठीक है, दोनों की जॉब चली गई एक साथ, दोनों पे बराबर का स्ट्रेस आया। ठीक है, तो बराबर का स्ट्रेस आया। अब जो नॉर्मल बंदा होगा वो भी उदास होगा, परेशान होगा, कुछ दिन घर पे बैठेगा, नेचुरल। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम करेगा, कोप अप करेगा, फिर कहेगा नहीं यार चलो अब काफ़ी दिन हो गए, मैं कोशिश करता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ,
और कोई छोटी मोटी से कहता चलो शुरू कर लेगा, हिम्मत पकड़ लेगा। मगर जिसमें डिप्रेशन के जीन्स है, उस पे जब वो स्ट्रेस आया तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। अब वो उठ ही नहीं पाएगा, वो उदास से उदास तर होता जाएगा, हिम्मत खोता रहेगा, और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। तो ये फ़र्क है जीन्स का, जबकि स्ट्रेस दोनों पे सेम आया। राइट डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मैं ज़ाहिर है अपने एक बड़े करीबी दोस्त का भी मैं वाक़यात ख़ुद बड़े शेयर कर रहा होता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं यार मेहमान आप हैं या मैं हूँ, लेकिन यकीन जाने वो मेरा एक दोस्त है और मैंने लाइफ में पहली बार सिवियर डिप्रेशन की नरेशन उससे सुनी थी कि जब किसी को सिवियर डिप्रेशन होता है अच्छा, जो आपने बात की, नाउ ही इज़ फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रिच फैमिली, वेरी रिच फैमिली। यानी आप सोचते होंगे यार इनकी ज़िंदगियों में क्या परेशानी होती होगी यार, परेशानी तो बिल्कुल, हमारी यहाँ हो जाती है ना सही कि यार बात। अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे और क्या होगा सिलसिला। ये तो नो, इनकी तो अगली जनरेशन्स के पैसे बने हुए हैं। लेकिन वो जो नरेशन बताता है वो सुन के आपको डिप्रेसिव फील करना शुरू कर जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, अब इन दोनों केसेस में जहाँ पे एक जेनेटिक बंदे में ट्रिगर हो रहा है, जैसा कि आपने बताया, सेम सिनेरियो एवरीथिंग, क्या दोनों की ट्रीटमेंट भी सेम होती होगी या उसमें भी कोई फ़र्क होता है? देखें, जो मैंने आपको 2 बंदे की मिसाल दी ना, जो नॉर्मल बंदा है, उसकी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। वो अगर फ़र्ज़ करें वो भी एक डिप्रेशन में चला जाता है, एक हाँ, उदासी और मायूसी के आलम में चला, ठीक है। देखिए अक्सर तो डिप्रेशन के बारे में क्या होता है, लोगों को पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं, कि दे जस्ट थिंक दैट दे आर सैड राइट नाउ, बिल्कुल, फॉर नो रीज़न दे आर सैड। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग इलाज भी नहीं करवाते अक्सर इलाज भी अपना। नहीं कराते। सो अगर फ़र्ज़ करें दोनों लोग ही आपके सामने आ जाते हैं, सो हाउ हाउ डू यू डिटरमिन कि तुम्हारा जेनेटिक इशू है, तुम्हारा नॉन जेनेटिक है? वैसे ये डिटरमिन नहीं करना होता, हमें उस वक़्त के सिम्पटम देख के उनका इलाज करना होता है कि भाई अभी अभी के राइट नाउ क्या मसला है, उसको हल करना होता है। राइट, तो यूजुअली माइल्ड डिप्रेशन हो या डिप्रेशन हो भी ना, जिसके सिर्फ इशू है कि भाई जॉब चली गई थी, बिल्कुल, तो वो मेनली साइकोथेरेपी से उसको टारगेट करते हैं कि सही, उसके मसले हल किए जाएँ। उसकी सोच अगर ख़राब है, गलत तरीके से सोच रहा है, उस सोच की वजह से डिप्रेशन उसको हो रहा है, तो उस सोच को ठीक किया जाए, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। राइट, मगर माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर अगर डिप्रेशन हो जाए, जो दूसरा जेनेटिक वाले बंदे का था, तो फिर अमूमन मेडिकेशन देनी पड़ती हैं, और फिर सीवियरिटी पे एडमिशन या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देनी पड़ती है। बहुत सुसाइडल लोग हो शॉक्स जाते हैं। देना यानी। शॉक का लफ्ज़ बड़ा हाँ, ख़तरनाक है, ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक है, तो शॉक का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब जो पॉइंट आपने बताया कि मैं अभी ज़रा डिप्रेशन पे रहना हाँ चाहता हूँ, जी, बिकॉज़ सी अच्छा मुझे ये भी आप बताइए, सबसे प्रिवेलेंट क्या जो साइकियाट्रिक इशू क्या यही है डिप्रेशन एंड डिप्रेशन एंग्जाइटी। एंड एंग्जायटी? एंग्जायटी पे फिर हम अभी आते हैं। अभी हम डिप्रेशन पे बात जो है ना फर्दर अपनी लेके चलते हैं। सो आपने बताया कि जो माइल्ड मॉडरेट लेवल का होता है उसमें तो आप गुफ्तगू करते हैं बंदे के साथ, जो आपने साइकोथेरेपी साइको बताई, साइको एनालिसिस इज़ द सेम थिंग, इज़ अ फॉर्म साइकोथेरेपी ऑफ की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से सिगमंड एक फ्रॉइड साहब जो एक लेकर आए थे वो फ्रॉइड साहब साइको स्टार्ट में साइको एनालिसिस राइट, लाए थे। वो हर बहुत सारी हैं। राइट। अब आजकल सीबीटी का ज़रा दौर है, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने यूनिवर्सिटी में आईबीए में जब मैं था तो बीबीए वन बहुत पहले की बात है, 1999 की मैं बात कर रहा हूँ। सो वी वर टॉट ह्यूमन बिहेवियर, और हमारी जो टीचर थी वो भी एक, शी वाज अ पीएचडी इन साइकोलॉजी, शी वाज अ साइकोलॉजिस्ट। और यार उन्होंने इतना कमाल सब्जेक्ट पढ़ाया था, मुझे आज भी उसका रिकॉल मेरा इतना ज़बरदस्त है ना। यानी मैं, या आपने कॉग्निटिव थेरेपी का जिक्र किया, बिहेवियरल थेरेपी का हमें पता चला जी, एंड देन उतनी सारी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं एंड ऑल, और साइकोलॉजिकल मूड डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर्स बिल्कुल, एंड ऑल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। सो इतने मज़ेदार क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो काफ़ी लंबा ये डिस्कशन मुझे लग रहा है आज जा सकता है। सो डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू हो जाती है, अक्सर लोग इसको कहते हैं, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि अक्सर मीम्स भी बन रहे होते हैं, उसमें मजाक भी उड़ा होता है कि यार वो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यार वो सिर्फ सुनता रहता है। जैसे यूएस में एक एक सेशन, वेस्ट में आई नो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे चार्ज लाइक एनीथिंग। डज इट वर्क इन रियल टर्म्स? बिल्कुल, डेफिनेटली। इस पे तो बेशुमार रिसर्चेज़ हो चुकी हैं कि कंपेयर करते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें 100 लोग लिए आपने, 200 लोग लिए सेम प्रॉब्लम से उनको, 100 की थेरेपी कराई, 100 की नहीं कराई, और फिर रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या कौन बेहतर हो। तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनकी थेरेपी कराई थी वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। ओके। ये तो अब इतना फैक्ट बन चुका है, थ्योरी नहीं रही है, हाँ हाँ। कि थेरेपी वर्क्स हाउ डू डेफिनेटली। यू गो अबाउट डूइंग इट, अगर मैं फर्दर देखें, इन दो डेप्थ तीन जाऊँ बातें हैं, मगर मैं आपको ही बताऊं कि अगर आप अपनी परेशानियां यू यू थिंक अलाउड ना, थॉट अलाउड करें, सोच सोच को अपने अल्फाजों में ले आएं, बोलें बिल्कुल बिल्कुल। कि यार ये मसला है, और अच्छा इसका हल ये होना चाहिए, मैं ये गलत तो नहीं सोचा, हो सकता है ऐसा भी हो। सेल्फ थेरेपी भी एक चीज़ होती है, सेल्फ हेल्प कहते हैं, गाइडेड सेल्फ हेल्प कहते हैं। तो उसके अंदर यही होता है, वो भी आप कर लेना। आप एक दिन बैठे हैं, ये मेरे मसले हैं, इनका क्या हल हो सकता है, ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं, अच्छा मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये फ़लाँ कर लेना चाहिए।
अच्छा मैं फलां बंदे के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा, क्या पता गलती हो गई हो उससे, वो मेरा बुरा ना चाहता हो। ये आप थिंक अलाउड ही कर लेना, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। और थेरेपी की बेसिस भी यही है कि थेरेपिस्ट 80% ऑफ थेरेपी इज़ लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम्स। वो आप सुन लें, पहले तो वेंटिलेशन हो जाती है, सारा स्ट्रेस आपने निकाल दिया, बोल दिया, इससे से बहुत बेहतरी आती है। फिर थेरेपिस्ट जो है आपको आपसे ही मशवरा दिलवाता है कि आपने कहा यार मेरा चचा था फलां, उसको मैंने दावत में बुलाया था, नहीं आया वो, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और वो तो मुझे पहली नफरत करता है, वो तो जलता है मुझसे, और एक ये भी सोच है। अब थेरेपिस्ट कहेगा अच्छा आपने उससे बात की कि वो क्यों नहीं आए, मैं क्यों बात करूं, अच्छा करके तो देखें, पूछ लें, क्या पता वो बीमार हो, उनका कोई मसला हो। तो एक ही सिनेरियो है, सोचने के दो तरीके हैं। सही। और ये हो सकता है आप फ़ोन कर कहें यार बेटा बहुत सॉरी, मैं तो ये मसले में फंस गया था, सॉरी, तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। नफरत की जगह उस बंदे से फिर आपको मोहब्बत शुरू हो जाएगी, नहीं यार वो तो खुद बीमार था, वो तो कोशिश कर रहा था। तो यानी आप लोगों से उनकी सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम खुद डिस्कवर बट करवाने की थिंक कोशिश अलाउड ही करते हैं। करवा लेते हैं, वही 80% ऑफ द काम हो जाता है आपका। राइट, फर्क पड़ता है। अब नाउ लेट्स मूव टू द मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे आपको फिर मेडिसिनल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं इसमें? और ज़ाहिर है मैं आपसे बहुत तफसील में तो नहीं जाऊंगा ना कि वो आपके साइनेप्स में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल रिलीज करता है और ये करता है, बट उससे डिप्रेशन बेहतर हो जाता है। बट हाउ डू दिस मेडिसिन वर्क? स्टार्ट तो तुक्के से हुआ था, मेडिसिन की अक्सर ओके, दवाइयाँ तुक्के से तुक्के में बनती हैं, होती हैं तुक्के वैसे। में बन ट्रू, जाती हैं, ट्रू। सारी एंटीबायोटिक्स भी तुक्के में बन गई सही थी। है। तो ये वायग्रा भी तुक्के में इजाद वायग्रा हुई भी थी, तुक्के में बन गई थी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन थी, एब्सोल्युटली। तो ये भी तुक्के में बन गई थी, कोई और बीमारी के लिए बनी थी। वो बीमारी तो ठीक नहीं हुई, मगर जो मरीज आ रहा था वो खुश खुश आ रहे थे, अरे वाह। वो हंसी सारा उनकी उदासी खत्म हो गई, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है इसके साथ, तो एंटी डिप्रेशन बन गई ऐसे। कौन सी दवाई, कोई पर्टिकुलर नाम था हाँ, इसका? वो इमिप्रिमिन पहली एंटी डिप्रेशन बनी थी, और वो उसका फॉर्मूला नेम तो छोड़ें, वो छोड़ें, रेलेवेंट हाँ है। बिल्कुल। मगर हो था वो क्या रही थी कि वो ब्रेन में केमिकल है सेरोटोनिन, उसको बढ़ा रही थी, उसका बेसिक फंक्शन ये था। तो फिर उसी से थ्योराइज किया इन्होंने कि यार ये सेरोटोनिन बढ़ा रही है, तो हो सकता है डिप्रेशन सेरोटोनिन की कमी की वजह से हो। तो ये केमिकल थ्योरी फिर निकाली इन्होंने कि केमिकल इम्बैलेंस शायद हो जाता है ब्रेन में, सही से तो किसी को भी नहीं पता, मगर थ्योरी यही है कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरी बीमारियां होती हैं। इसे केमिकल लोचा कहते हैं। ये वर्ड बड़ा मशहूर हो गया था एक अच्छा, ज़माने में। बिल्कुल, चलें। तो कोई केमिकल का इशू लगता है, तो खैर थ्योरी तो और भी हैं, तो मगर दवाई ये करती है उसको केमिकल इम्बैलेंस को ठीक कर देती है और बंदा ठीक होने लगता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे पेनाडोल वर्क करती है, या एंटी डायबिटिक शुगर की दवाइयाँ काम करती हैं। सही। शुगर में आपका एक केमिकल है जिसम में जो नहीं बन रहा होता, इंसुलिन। हम क्या करते हैं, दवाई देते हैं, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। डिप्रेशन में आपका केमिकल है वो सेरोटोनिन, वो नहीं बन रहा, हम दवाई देते हैं, सेरोटोनिन लेवल ठीक होता है, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इट्स वेरी बायोलॉजिकल, ये समझने की ज़रूरत है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, होश और आवाज़ खो बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। डिप्रेशन एंग्जाइटी के मरीज तो आप मुझ जैसे होते हैं, बताएं नहीं तो पता भी नहीं चले कि डिप्रेशन की बीमारी है। दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। और अब आपने इस दवाई का जिक्र किया एंड ज़ाहिर है अच्छा एक बात और जी को, श्योर। डिप्रेशन आम साइकेट्रिक बीमारियों की दवाइयों के बारे में मशहूर है कि इनका नशा लग जाता है, ये बस नींद की गोलियां होती हैं और कुछ भी नहीं होता। ये एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स, कि ये दवाइयाँ जो हैं एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इनका कोई नशा नहीं लगता, ज़ीरो नशा लगता है, ठीक है। और ये सारी ज़िंदगी भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो ले सकते हैं, दैट सेफ। ओके, हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके साइड ऐसे इफेक्ट नहीं होते। साइड में तो खाना खाने की भी बंदा मोटा हो जाता है, वो इतने गाड़ी के चलाने की भी एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका ये कोई नशा नहीं लगता। नींद की जहाँ तक बात है, क्योंकि डिप्रेशन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बंदे की सबसे पहला जो अलामत होती है, सिम्टम होता है, वो होता है नींद उड़ जाती है। तो हमारे पास दोनों किस्म की एंटी डिप्रेशंस होती हैं, वो वाली भी जिनमें नींद आती है और वो वाली भी जिनमें नींद नहीं आती। पाकिस्तान अमेरिका से हारने के बाद मेरी नींद उड़ गई है, तो ये अब डिप्रेशन तो नहीं है ये अब मैं आपके पास आके डिस्कस करूँ, नींद नहीं आ रही उसके बाद से, मैं सोता हूँ, मेरे जहन में वो उनका वो फास्ट बॉलर आ जाता अपनी है। बात नहीं कि कहीं डायग्नोस ना हो पता जाए। नहीं। अच्छा। अच्छा, ये एक अपनी बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार कभी ना कभी तो हर कोई उदास होता है, कभी ना कोई, हर किसी को घबराहट हो जाती है, कभी ना कभी बहुत खुश भी हो जाता है कोई, तो क्या हम राइट। सभी नफसियाती बीमारी है हम सबको? तो ऐसा नहीं है। हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ करते हैं कि भाई ये उदासी जब इतनी हो जाए
कि आपके डेली फंक्शन अफेक्ट होना हो जाए, कि आप काम करते थे तो आप काम सही से नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट हैं तो आप सही से पढ़ नहीं पा रहे, आपकी घर की रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है, आप बेगम से लड़ाइयाँ हो रही हैं, अम्मा अब्बा से लड़ाई हो रही है। राइट। तो जब फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अब नॉर्मल डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन की बीमारी हो गई है आपको। फिर उसका इलाज किया जाता है। कभी कभार उदास हो, कोई वजह से उदास हो और वो राइट। ठीक भी हो जाए तो उसको डिप्रेशन की बीमारी नहीं कहते, वो खुद ही ठीक हो जाता है। इसी तरह घबराहट कभी कभार होता है, एग्जाम से पहले होती है घबराहट, बिल्कुल होती है। मगर ये घबराहट इतनी ज़्यादा हो कि जनाब एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे और एक एक पूरा घर जो है ना वो आसमान पे सर उठा ले बंदा, तो फिर कहेंगे हाँ ये बीमारी है, ये नॉर्मल एंग्जाइटी है। हम और ये आपने एंग्जाइटी का जिक्र कर दिया, यानी अभी हमने डिप्रेशन की बात की, अब एंग्जाइटी यानी घबराहट होती है, लोगों को जो है वो होती है। सो एंग्जाइटी की अगर डॉक्टर साहब बात करें, सो इसमें कुछ तो एंग्जाइटी मेरे ख्याल से अच्छी भी होती है। जैसे मैंने जब नेचुरल रिस्पॉन्स है Yes. बॉडी का जो होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, मैं बार बार अब रेफर करूँगा उसको क्योंकि बड़ी टर्मिनोलॉजीज वापस आ रही हैं। तो वी स्टडीड अबाउट स्ट्रेस एंड इट्स सेड दैट देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ डिस्ट्रेस एंड देयर इज अ यूज स्ट्रेस, व्हिच इज अ बैड स्ट्रेस एंड अ गुड स्ट्रेस, एंड अ गुड स्ट्रेस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। जैसे अगर आप मुझसे पूछें, आई लाइक वर्किंग अंडर स्ट्रेस। जैसे मेरी सुबह मुझे एक कॉर्पोरेट टॉक देनी है, मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई उसकी, मैं सुबह बैठ के बनाऊंगा बिकॉज मुझे मज़ा आता है स्ट्रेस में काम करने में, और जबकि मैं 3 हफ्ते से पता है चिल कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। सम पीपल लाइक टू वर्क अंडर, बट बहरहाल कमिंग बैक टू द एंग्जाइटी पार्ट, सो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इसमें लोगों का जो बिहेवियर होता है, हाउ डज इट डिफर इन दीज टू सर्कमस्टांसेस? दोनों बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं, कभी का कोमॉर्बिड भी होती हैं कि दोनों एक साथ हों, मगर डिफरेंट बीमारियां। जैसे डिप्रेशन के मेजॉरिटी सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन अलामतें क्या होती हैं कि बंदे को उदासी होती है और जिस्म में थकन, लो एनर्जी फील होती है। जिन एक्टिविटीज़ में उसका पहले दिल लगता था उन एक्टिविटीज़ में अब दिल नहीं करता वो काम करने का। फॉर क्रिकेट का शौकीन था वो तो टीम भी वजह हो सकती है ना, हो सकती मतलब है। कोई भी शौक, हाँ। तो तो अब उसका दिल नहीं लगता, एनहेडोनिया जिसे हम कहते हैं। तो ये डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स है, लो मूड, लो एनर्जी, और जिन चीज़ों में दिल लगता था उसमें अब दिल नहीं लगता, ये डिप्रेशन हो गया। और फिर आगे बढ़ जाए तो खुदकशी के ख्यालात, सुसाइडल थॉट्स, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, ये ख्यालात आते हैं। एंग्जाइटी ज़रा डिफरेंट किस्म की बीमारी है। उसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस का घुटना, ऐसे लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा, हाथ कांपते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, खौफ होता है कुछ कुछ ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, बस कुछ हो जाएगा। ये एंग्जाइटी है, दो बिल्कुल डिफरेंट बीमारियाँ हैं। तो ये एंग्जाइटी की, जिसको हम बिल्कुल, घबराहट घबराहट हम कहते कहते हैं, हैं। तो वो शदीद घबराहट कह लें आप उसको, ठीक, तो ये वो बीमारी शदीद घबराहट जो है वो फिर मैनिफेस्ट कैसे करती है? लोग कोलैप्स कर जाते हैं, क्या किस तरह वो कोलैप्स नज़र आ भी रही कर है? जाते हैं, उसको हम कहते हैं पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो इतनी शदीद घबराहट होती है कि वो कहते हैं मैं मर गया। अच्छा। और अक्सर वो मरीज़ दिल के अस्पताल में घूम रहे होते हैं कि मुझे ओह! हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, दिल की पट्टियों में पट्टियां निकाल रहे हैं। वो दिल का भी डॉक्टर कह रहा है कि भाई तुम्हें कुछ मसला नहीं है, सब सारे टेस्ट ठीक है, घर जाओ। सही, उसको कहना चाहिए भाई साइकेट्रिक इशू है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। सही, तो ये बेचारे बड़े वो घूम फिर के बहुत मुश्किल से आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। राइट, तो घबराहट दरअसल ये है, नॉर्मल घबराहट तो अच्छी चीज़ है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करती है भाई ये करना है मुझे। मगर अनकंडीशनली ज़्यादा हो जाए और विदाउट एनी रीज़न इलॉजिकली हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये बीमारी है। अब ख़वातीन कॉकरोच और छिपकली से डरती हैं, बिल्कुल, वो इलॉजिकल है, कॉकरोच छिपकली आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वो एक फोबिक एंग्जाइटी उसे कहते हैं। हाइट से डर हाइट लगता से है डर कि अब लगता आप बिल्डिंग में आपको कितना भी ऊपर चले जाए कोई नुकसान नहीं होगा, है, बिल्कुल। इलॉजिकल है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद कमरों से डर लगता है, लिफ्ट में लोग डरते लिफ्ट हैं में डर बहुत लगता बैठने है, से। इलॉजिकल है, आपको कुछ कोई सांस वास नहीं बंद होना। ठीक, इसी तरह से पैनिक एंग्जाइटी से हमने बात कर ली कि इतनी शदीद एंग्जाइटी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या सांस घुटता है, वो लगता है कि मैं गया, मैं मर गया। तो एक एक होती है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी कि हर वक्त ही थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत ही बात सुन ली कि हाय कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे बाहर क्यों गए हुए हैं, सही, मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, बुलाओ बिल्कुल, घर बुलाओ घर बुलाओ। बिल्कुल ऐसे। ये एक एंग्जाइटी की टाइप ये है। राइट। तो जो आपने बताया ये दोनों डिफरेंट बिल्कुल बीमारियां हैं, लेकिन एज अ साइकियाट्रिस्ट आपको लगता है कि गालिबन डिप्रेशन जो है ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है कंपेयर टू एंग्जाइटी? देखें, बीमारियां दोनों ही डेंजरस इस वजह से है कि ये डिबिलिटेटिंग हो जाती हैं कि बंदा काम नहीं कर पा रहा सालों साल। अब नौकरी तो बहुत ज़रूरी है ना घर चलाने के लिए, अब वो नौकरी नहीं कर पा रहा तो बहुत ख़तरनाक हो गई, दोनों बीमारियां ख़तरनाक हो गई। राइट, स्टूडेंट है वो पढ़ ही नहीं पा रहा, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो इस लिहाज से तो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल, मगर ये बात है कि डिप्रेशन में एक एक्स्ट्रा जो नुकसान है वो है कि सुसाइडिलिटी की तरफ बंदा चला जाता है।
खुदकशी की तरफ चला जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा उसका है, नुकसानदेह तो बराबर है। आप देखें इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, रॉबिन विलियम्स मेरे जहन में आता है, लाइक उससे ज़्यादा खुश कौन होता होगा? चेस्टर बेनिंगटन, आप लिंकन देखिए, पार्क का। अब इन चेस्टर लिंक्डन पार्क हो गया, वो निर्वाणा वाला जो था, व्हाट्स हिज नेम, कर्ट कोबेन, आई मीन इतना बड़ा गुलूकार ऐसा हो गया। यानी आप कभी कभार हैरान रह जाते हैं कि डिप्रेशन कितनी खौफनाक फॉर्म में जो है वो मैनिफेस्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की तरफ जिस पे हम आते हैं वो ये कि लोग डाउन हो जाते हैं, अपने आप को मुक़य्यद कर लेते हैं एक कमरे में। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये भी तो आता है, इस पे असर हो गया है। ये एक बहुत कॉमन बिलीव, अभी रिसेंटली हमारी बेगम साहबा भी अपनी एक दोस्त से मिलकर आई और कह रही यार बड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस था। मैंने क्या हुआ? कहने लगी यार उनका कहना उन पे असर हुआ हुआ है। अच्छा, मैंने कहा भाई हो सकता है, उनको देख के तो नहीं लगता कि असर हुआ हुआ होगा, लेकिन द पॉइंट इज़ के हाउ कॉमन दीज मिसबिलीव्स आर, या डिसबिलीफ मैं ये बोलूँगा कि जो पाकिस्तान में कितने कॉमन है, एंड हाउ कैन वी ओवरकम दैट प्रोसेस? देखिए, ये एक हमेशा से, आप हिस्ट्री पढ़े ना, बीमारियों की हिस्ट्री पढ़े, तो ये हमेशा से ही रहा है कि जो इंसान को समझ नहीं आती बीमारी क्यों हो रही है, उसका कोई ना कोई बिलीफ बना लेता है अपना। तो पहले ज़माने में यही होता था कि भाई जिन भूत ही होगा। मेडिकल एजुकेशन तो इतनी आम नहीं थी। हर बीमारी के साथ ऐसे हुआ है, जैसे मलेरिया की बीमारी है, मैल एरिया कहते हैं उसको। वो ये होता है कि जो भी गंदी जगहों पे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मच्छर वच्छर ज़्यादा होते हैं, बेशक। तो मच्छर का खौफ तो पता नहीं था, बहुत रिसेंट इजाद है कि मच्छर से होता है। तो वो कहते थे ये मैल एरिया का जो है ना, ये साए वाए या कुछ ऐसा आ जाता है कि गंदी जगहों से ये साए चढ़ जाते हैं और बंदा जो है ना इतना शदीद बीमार होकर मर जाता है। बहुत टाइम तक यही बिलीफ रहा। राइट। वो तो बाद में आगे पता चला कि नहीं भाई, ये तो मच्छर है, वो जरासीम डाल देता है आपके अंदर, इससे हो जाता है, एंटीबायोटिक से सही हो जाता है। इसी तरह एपिलेप्सी जो है, जो झटके पड़ते हैं, मिर्गी, वो तो अभी तक भी लोग मिर्गी का ये समझते हैं कि भूत चला जाता है, जिन चला जाता है, कट जाती हैं आँखें के ऊपर, जूता सूंघाते हैं वो चमड़े का जूता। बिल्कुल। कुछ लोग ज़्यादा कहते हैं मारो चमड़े मार का दो जूता, बेचारा। ठीक है। तो वो भी यहाँ पता चल गया कि एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक डिजीज़ है, उसकी दवाई दो ठीक हो जाते हैं। तो साइकेट्री इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड, बहुत नई फील्ड है ये। तो लोग हमेशा से ऐसी बीमारियों को यही समझ ही नहीं आता भाई क्या बोलें। अभी ऐसे कुछ हो रहा है तो क्या हुआ इसका बता दो, तुम बता दो भाई, जिन्नी चढ़ा होगा, जो ख्याल आया। बिल्कुल। हाँ, तो न्यू फील्ड है, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये साइकेट्री में क्या होता है, ये क्या हो रहा है, क्या दवाइयाँ हैं इसकी, जो बाकी डॉक्टर्स हैं। तो न्यू फील्ड है, टाइम लगेगा लोगों को। अब हमें ऐसा पता चलेगा भाई जिन भूत नहीं चढ़ते हैं, वो नज़र नहीं लगती है, वो किसी के बद्दुआ नहीं लगी हुई है। सही। ये एक नफसियाती बीमारी है, जैसे बाकी जिस्मानी बीमारी होती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी एक इंसान को हो जाती हैं। दिमाग बेचारा भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी बीमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी वजह से ये सिम्टम होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हाउ फ्रीक्वेंटली डू पीपल कम टू कराची नफ्सियाती अस्पताल? और आई एम सॉरी मैं इसको उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने लिखा हुआ बाहर उर्दू में होता है ना, तो मेरे जहन में वही नाम रजिस्टर्ड है आज तक। बिल्कुल। लोग अस्पताल आते हैं बताने के लिए कि भाई जिन चढ़ गया है, इस पे भूत चढ़ गया है, तो उसका फिर हाउ डू यू कन्विंस देम? देखिए, एक तो वो अस्पताल लेकर आ रहा है, दैट मीन्स उसमें थोड़ी बहुत कन्विक्शन इस चीज़ की है कि यार इसका इलाज हो सकता है। हाउ ज़्यादातर लोग मजबूर होके आते हैं, सारे बाबे ट्राई कर लिया हमने, उतारने की पूरी कोशिश, डंडे भी मार दिए और पता नहीं क्या क्या जुल्म करते हैं, बड़ा बहुत जुल्म करते हैं, लोग मर जाते हैं। सोचो, वो बांध देते हैं, भूखा रखते हैं कि ये भूखा हमने जिनको रखा हुआ है। राइट। जब बहुत भूखा होगा तो फिर निकल जाएगा, इसको खाना नहीं मिलेगा, उसमें बंदा ही मर जाता है भूख से। सोचें आप। फिर मारते हैं कि चोट जो है, ये जिनको चोट लग रही है वो ज़्यादा दर्द होगा तो जिन भाग जाएगा, वो बंदा ही मर जाता है। बंदा मर जाता है। वो कह रहे हैं जी हमने 3 हट्टी के सारे प्रोफेसर ट्राई कर लिए, अब आपके पास आ गए। बिल्कुल। तो वो शुरू में तो यही था कि बिल्कुल थक हार के, कहते चलो इनको डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं तो इनको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक। तो इसमें मेरे वाले साहब ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी निकाली कि बजाय पूरे पाकिस्तान को ये पढ़ाएं कि नहीं भाई ये जिन भूत नहीं है, ये नफसियाती बीमारी है, और क्योंकि ये नफसियाती बीमारी है तो तुम नफसियात के डॉक्टर के पास आओ, अपना इलाज कराओ। एक बहुत बड़ा मसला है। अब्बा ने ये शुरू किया कि उन्होंने कहा भाई जिन भूत का बेहतरीन इलाज साइकेट्रिस्ट करते हैं। वाह, जिन भूत का बेहतरीन इलाज, दैट्स गुड एक्चुअली। बहुत बड़ा बीच में से एक स्टेप निकाल दिया ना ख्वाली का। बिल्कुल ऐसे ही है, जिन हम उतारेंगे। जिन जो है, और मैं भी ये आपकी पॉडकास्ट से भी कह रहा हूँ, जिन भूत नज़र, मैजिक, जादू, असरात का सबसे तावीज़ अच्छा गंडा, तावीज़ गंडा, बिल्कुल सबसे अच्छा इलाज, सही इलाज साइकेट्रिस्ट करता है। आपको शक हो किसी पे जिन चढ़ गया है, जादू तावीज़ गंडा हो गया है, आप साइकेट्रिस्ट पाल लीजिए। याद है एक कार्टून आता था घोस्ट बस्टर। हाँ, वी गो कॉल घोस्ट बस्टर, तो दे आर द घोस्ट बस्टर राइट द वे। तो वैसे अब एक थोड़ा सा मैं और, मुझे अब इंक्विजिटिवनेस हो रही है इस चीज़ के हवाले से कि कोई बंदा आता है, दावा करते हैं घर वाले कि इस पे चुड़ैल चल गई है, इस पे ये हो गया फलाना।
पामाओं तो उल्टे नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से, वो ऐसी बातें। सो हाउ डू यू ट्रीट दैट पर्सन? क्या उसकी कोई मखसूस दवाई होती है, कोई प्रॉपर एक तरीका होता है, या उसका पहले एनालिसिस किया एक्चुअली दो जाता है? तीन किस्म की साइकेट्रिक बीमारियां हैं जिनमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि लगता है कि जिन भूत आ गए। राइट, जैसे मैं एक ही बात करूं कि हम साइकोसिस कहते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर होता है कि गैबी आवाज़ें आती हैं कि कोई आपसे बात कर रहा है, और या गैबी लोग और शक्लें नज़र आती हैं कि वहाँ बैठा है, यार वो देखो वो बैठा हुआ है, वो बातें कर रहा है, आप देखेंगे कोई भी नहीं है भाई। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, जो साइकोसिस की एक टाइप है। उस बीमारी में शक भी होता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करते हैं। उसके हम एंटी साइकोटिक देते हैं। इसको साइकोसिस है तो एंटी साइकोटिक देते हैं। अगेन वही थ्योरी है कि ब्रेन में कुछ केमिकल की ऊंच नीच हो जाती है। इस बीमारी में डोपामीन बढ़ जाता है, तो हम दवाई देते हैं वो कम करने के लिए, उससे बंदा ठीक हो जाता है। फिर एक बीमारी जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको पहले हिस्टेरिया कहा जाता था, हिस्टेरिकल, जो ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। कि वो हिस्टेरिया जो है बेसिकली, हिस्टर कहते हैं यूट्रस को, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन में होता था। वो कहते थे इनका यूट्रस निकल जाता है अंदर, जिसम में घूमता फिरता रहता है, उससे पागल हो जाती हैं ख़वातीन। पुरानी नाम इसलिए रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो वो कॉज होता है स्ट्रेस से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, प्रोलॉन्ग हो, तो उसमें सिम्टम्स होते हैं कुछ अलग अलग किस्म के, जो झटके भी पड़ सकते हैं उसमें, उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते हैं, जिन भूत अंदर चढ़ गया है, डिफरेंट ज़बानों में बात करते हैं, मोटी आवाज़ में बात करते हैं, पावरफुल हो जाते हैं बहुत, ये भी तो एक होता पावर भी लगाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो वो लगता है कि भाई इसमें उस वो वाला जो जिन है उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो यूजुअली डिप्रेशन से लिंक्ड है और स्ट्रेस से लिंक्ड है, तो उसमें एंटी डिप्रेशन भी देते हैं और साइकोथेरेपी भी करते हैं। तो ये जिनों की किस्में हैं, और जिन उतर जाता है। और जिन उतर जाता जन जन ये है सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आके है। उतरता है। आपके पास आके आपको नई चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। जी, अब जितने भी ये पीर फकीर मौलवी नीम हकीम जो हैं, जी जो हाँ। जिन प्रोफेसर बाबे शाबे आमिल हैं, आमिल, हाँ, 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 जी। प्रोफेसर बाबा जो हैं, इन्होंने नई चीज़ कहनी शुरू की है कि वो कहते हैं कि भाई हमने जिन उतार दिया है, जिन की वजह से इसको पीछे नफसियाती बीमारी छोड़ गया है जिन, अब जाके डॉक्टर से डॉक्टर इलाज से करा। इलाज करवा। अब मेजॉरिटी पेशेंट ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब जिन था, हाँ, वो बाबा ने बाबा ने उतार उतार दिया दिया। है, वो जिन की वजह से जो नफसियाती बीमारी रह गई थी ना, उसकी बाबा नहीं भेजा मुझे आपके पास। वेरी गुड, ये आपकी हाँ, टारगेट मार्केट बड़ी अच्छी है। आप जाके एक हाँ। सिंपोजियम करें, सारे प्रोफेसरों को बुलाएं, तीन हट्टी, वो आमिल बंगाली बाबा और ये सबको कर लाएं चुके आप। हैं अच्छा किया अब, आप। हाँ, अब्बा ने सारे आमिल और बाबों को यही कहा कि भाई तुम चलो कर लो, तुम भी कमा लो पैसे, सही है। रख लो, मगर कम से कम मरीज को बाद में भेज तो दो, ठीक तो हो जाए बंदा। राइट, बिल्कुल, एट द हाँ, एंड ऑफ द डे तो होना तो उन्होंने यही अब चाहिए। ये यही कहना शुरू किया कि चले हम भी कमा लें, आप भी कमा लें, ये लें। बिल्कुल। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो हेलुसिनेशंस होती हैं, ये भी इसी का पार्ट होता है कि मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, और मैं अज्यूम ये करता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी अ ब्यूटीफुल माइंड, ओह, अगर बहुत आपने प्यारी देखी हो, मूवी। तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो बात की है इट्स अ आपने, ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल इट्स अ मूवी, ट्रू स्टोरी इट्स अ ट्रू एक्चुअली। स्टोरी, हाँ, नोबेल अवार्ड वो तो विनर। देखने वाली है, जो भी बिल्कुल, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ब्यूटीफुल माइंड जरूर देखें। ब्यूटीफुल माइंड बहुत खूबसूरत मूवी है, देखेगा, जिसमें आपको वाकई, आई मीन, वो भी एज अ व्यूअर भी आपको शौक लगता है ये क्या हुआ था, बिकॉज आप वाकई समझते हैं कि क्योंकि आप दुनिया उसकी नज़र से देख रहे होते हैं। और रसल क्रोव बेहतरीन एक्टिंग उसमें की है जबरदस्त उन्होंने, नो डाउट अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, अब ज़रा सा बात करते हैं कुछ हमारे अपने इन्वायरमेंट। बीइंग अ पाकिस्तानी तो चले अलग बात, लिविंग इन पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ मेंटल, अ बिग साइकोलॉजिकल चैलेंज। और डू यू रियली फील के, या मैं अगर बोलूँ कि को रिलेशन नज़र आती है बिटवीन द इकोनॉमिक क्राइसिस, द पॉलिटिकल क्राइसिस, द 24/7 न्यूज़ जो हमें मिल रही है, कोर्ट में ये हो गया तो फलाने मेरे लीडर के साथ ये हो गया तो उसके साथ ये हो गया, इनका आपस में को रिलेशन तो बड़ा गहरा हो। हाँ, तो आपने ये पाकिस्तान के हवाले से जो ये बात की कि इतना स्ट्रेस हम टीवी पे देखते हैं कि मर रहा है, बम फट रहे हैं, ऐसे चोरियां हो रही हैं, तो ये वो स्ट्रेस है, ये वो न्यूज़ है जिसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारे इख्तियार में ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। राइट, इसमें सब शामिल हैं। आजकल अल्लाह माफ़ करे जो इसराइल फ़लस्तीनियन के साथ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस हम मुसलमानों के जहन पे है। ये भी हमारे स्ट्रेस को बहुत बढ़ा रहा है। और ये जो न्यूज़, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कोई स्ट्रेस आपको नहीं देखना चाहिए, ऐसे न्यूज़ चैनल और टीवी जो आपको बिला वजह की स्ट्रेस दे रहे हैं। वो स्ट्रेस जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, या तो राइट, चले भाई मोहल्ले में आपके कचरा बहुत हो रहा है, आप कर सकते हैं, कुछ सफाई करवा सकते हैं, ठीक, वो तो ठीक है, उसका हल आप कर सकते हैं। मगर जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूजलेस स्ट्रेस होता है। इसी तरह इसी की एक्सटेंशन ये है कि मैं घर में भी कहता हूँ, कुछ लोग टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं
जो कि अपना खुद भी परेशान होती हैं और सबको परेशान रखती हैं, तो उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन लोगों से दूरी अच्छी है, उनसे दूर रहें। तो टॉक्सिक खबर हो या बंदा हो, उससे आप दूर रहें। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और मैं भी जो कुछ कॉर्पोरेट टॉक्स वगैरह करता हूँ, हैप्पीनेस वगैरह पे बात करता हूँ, वन ऑफ माय ओन कोपिंग स्ट्रैटेजी डॉक्टर साहब हैज़ बिन के हम सबको पता होता है हमारे इर्द गिर्द माहौल में वो कौन से लोग हैं जिनके पास जाते ही नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं और नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज पीपल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। डॉक्टर साहब, अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर वेरी टैबूड, आई मीन साइकियाट्री, साइकोलॉजिकल, लोग ज़रा किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाने से डरते भी हैं ना, कि यार ये तो पागल थोड़ी हूँ मैं, कोई पागल लगता हूँ, लेबल लग जाता है ना, लेबल stigma लग आ जाता है कि मैं। हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर, ये बैरियर कैसे तोड़ना है? ये ज़ाहिर है हम जो ये एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक मकसद ये भी है, डॉक्टर साहब इनकरेज कर रहे हैं, भाई डिप्रेशन हो रहा है, जिन चढ़ गया है, कुछ हो गया, मेरे पास आओ या किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। बट वो ये पूरी सोसाइटी में ये बैरियर कैसे टूटेगा? ये बिल्कुल, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो यही है, एजुकेट करना लोगों को। और हम यही कोशिश, ये भी एक वही कोशिश है, ये पॉडकास्ट भी वही कोशिश है। बिल्कुल। इसमें समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जिस्म के बाकी ऑर्गन्स हैं आपके, उनमें अगर बीमारी हो सकती है तो दिमाग बेचारे में क्यों नहीं हो सकती? राइट। ठीक है, तो पहले तो ये समझें कि बुखार हुआ है, उसका आप इलाज कराते हैं न, तो डिप्रेशन का भी आपको कराना चाहिए, ऐसी बीमारी है। और फिर नफ्सियाती बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, अपने होश खो बैठे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रॉड हम दो कैटेगरीज बनाते हैं साइकेट्रिक बीमारियों में, थोड़ी सी पुरानी कैटेगरी है, न्यूरोसिस और साइकोसिस। तो ये दो कैटेगरीज हैं बीमारी की। न्यूरोसिस वो बीमारी है जिसमें आप अपना होश और हवास नहीं खोते, आप होश में हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे ही होता है बंदा। जिस न्यूरोसिस में डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ये बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। फिर दूसरी है साइकोसिस, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया आता है। उसमें है कि बंदा जो है थोड़ा सा अपने होश आवाज़ खोता है, जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं भाई ये तो पागलपन सा लग रहा है मुझे, दौरा पड़ा है। दौरा सा पड़ा है इसको। तो ये दो बेसिक टर्म। तो मेजॉरिटी ऑफ द साइकेट्रिक डिजीज जो होती हैं वो न्यूरोसिस होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ये स्किज़ोफ्रेनिया तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है, 0.7% कुछ है, तो बहुत कम है। मेजॉरिटी नफ्सियात के मरीज़ जो होते हैं वो आपके हम जैसे सोसाइटी के लोग होते हैं। अगर वो बताएं नहीं तो आपको पता भी ना चले कि वो कोई मसला है उनको। तो नफ्सियाती बीमारियों को जिस्मानी बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का इलाज कराते हैं, उसी तरह दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए, ताकि आप सही से परफॉर्म कर सकें दुनिया में। एक और टैबूड टॉपिक डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग को जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड दे आल्सो रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड साइकियाट्रिक इशू एंड ऑल। सो क्या लोग वाकई हैव पीपल स्टार्टेड ओपनिंग अप अबाउट देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दैट दे हैव? बिकॉज बहुत सारे लोग तो ज़िंदगी भर ये प्रॉब्लम्स के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं और बड़ी अनफुलफिल्ड लाइफ जो है वो लोग गुजारते हैं। बट टेल अस समथिंग अबाउट दिस। क्या पीपल आर ओपनिंग अप अबाउट दिस इशूज, एंड हाउ डू यू गो अबाउट ट्रीटिंग देम? पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला है कि सेक्सुअल नॉलेज की कमी। सेक्स क्या होता है, कैसे करना है, नहीं करना, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमें कभी को पता ही नहीं चलते, कोई बताता ही नहीं है। क्या हमारे वालिदैन ने बताया हमें क्या, कैसे अरे सेक्सुअल नॉलेज दी है? तौबा करो, तो ऐसे तो बदतमीजी से ऐसा मिल लग रहा है कोई जाती है। हराम कोई बात हो रही हाँ, है, कोई ऐसे हराम वाकई बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी। क्या हमारे टीचर्स ने कभी बताया? नहीं। जब बताया ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा क्या होता है? बिल्कुल ऐसी। बड़ी लॉजिकल बात है ना। नहीं, मैं आपको एक वाकया बताऊं, हाँ जी। हमारे एक टीचर ने बताया हमें, अच्छा। उसकी कंप्लेंट हो गई, उस बेचारे को सस्पेंड कर दिया, या आपने किस तरह की लफ्ज बातें की हैं क्लास में। बिल्कुल। और आई स्टिल रिमेंबर दैट टीचर, ही वाज वेरी हेल्पफुल एट दैट एज बिकॉज माय पेरेंट्स नेवर टॉक्ड अबाउट दीस थिंग्स। डॉक्टर साहब, तो सॉरी। आप सही कह रहे हैं। मेरी तो किताब थी ओ लेवल्स की, उसका जो रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर था वो चिपका के बंद किया हुआ था कि गलती से पढ़ ना ले। सोचें आप। तो जब आप किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा बच्चों को? इल्हाम वही तो नहीं होनी उसको बेचारे बिल्कुल को। ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो मसला सबसे बड़ा 90% मसले हल हो जाएं कि आप सही नॉलेज देते हैं। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? दोस्तों से, जिनको खुद नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। और फिल्मों से, पोर्नोग्राफी से जितना सीख लिया वो सब कुछ गलत सीखते हैं। तो इसलिए उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो पहले तो ये कि हमें माँ बाप को
बेटे जो हैं वो बाप से सीख लें, बेटियां माँ से सीख लें। सही। हालांकि माएँ देती हैं जो बेसिक ज़रूरत होती है, जैसे बच्चियाँ मेंस्ट्रुएट करती हैं, पीरियड्स के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं, क्योंकि वो मजबूरी है ना, उसका नहीं देंगे तो वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस जो सेक्सुअल मसले हैं उसको भी बहुत बड़ा मसला समझना चाहिए, बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए। और फिर चल, और स्कूल में टीचर्स को भी बताना चाहिए, एक सही है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बताएं। आप लड़कों को अलग करके बता दें, लड़कियों सही। को अलग करके बता दें, मगर जैसे बाकी हर चीज़ की आप नॉलेज देते हैं, सेक्सुअल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे वालिद साहब ने किताब लिखी है, नौजवानों के खसूसी मसाइल, शादी से पहले शादी के बाद। अच्छा। उसमें हर सेक्सुअल डिटेल दी हुई है, जो कि आपको हमारे हॉस्पिटल से भी मिल सकती है, ऑनलाइन भी हम होम डिलीवरी करवा देते हैं। तो मैं तो हर लड़के लड़की को कहता हूँ कि भाई वो किताब लो, पहले तो वो पढ़ो, फिर मेरे पास आना अगर कोई मसला बचता है। सही। उसमें सब कुछ है कि उसमें इस्लामी, अब हम मुसलमान हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें इस्लामिक हवाले भी हैं कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैस्टरबेशन एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ऐसी है। वो तो इतना बुरा बड़ा हराम अमल है कि लोग जो है ना, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बस घुटने में दर्द, कमर में दर्द, फलां ये वो, क्योंकि गुनाह बहुत किए हैं। अच्छा। परेशान, मैंने कहा क्या, मर्डर कर दिया, खुदा ना खाता रेप कर दिया, शराब पी ली, सुअर खा लिया, राइट। बहुत मैं डर जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं। नहीं 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 डॉक्टर साहब, हम बस मुश्तनी करते रहे। तो मतलब भाई यार, इतना परेशान होते हैं, जो कि दुनिया जिसको कोई मसला ही नहीं समझती। सोचें। और मेडिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मास्टरबेशन, एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई नुकसान नहीं है। भले कुछ पेपर लिखे हैं जिनसे उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, नुकसान कोई नहीं होता है। सही। ठीक है, तो लेकिन हम हमारे यहाँ लेकिन बाज़ हज़रात ने तो आपको जहन्नुम के दहाने पे पहुंचा दिया है इसकी हाँ, बुनियाद पे। लेकिन मुझे ये लग तो रहा है है, आजकल कुछ स्कॉलर ज़रा थोड़े से ओपन माइंडेड ओपन हुए माइंडेड हैं, हो गए ओपनली हैं। टॉकिंग हाँ, अबाउट दिस। तो लोग बिल्कुल। आखिर आप कह रहे हैं लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ये। लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं। अच्छा, मैं अब ये मैंने करना शुरू किया, मैं पूछता हूँ कि यार इतना बड़ा गुनाह तुम समझते हो मास्टरबेशन को, नमाज पढ़ते हो? कहता नहीं सर, नमाज कभी पढ़ लेते हैं, अल्लाह तौफीक दे दे, कभी सही। छूट जाती है। तो मैंने कहा नमाज तो इतना बड़ा गुनाह है जो कि हर कुरान में लिखा हुआ है, उसके राइट। बगैर तो अल्लाह कहता है तुम मुसलमान ही नहीं हो हाँ। गए। तो उसका इतनी परेशानी नहीं है, मगर नहीं, मास्टरबेशन हम की बड़े परेशानी सेलेक्टिव है। हैं पाकिस्तानी तो खास तौर से। हम बड़े सेलेक्टिव यानी हैं। हम कहेंगे नहीं शराब अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल नहीं अस्तगफिरुल्लाह, शराब। हाँ, झूठ बोलना झूठ बेईमानी भी हो खैर है, तो जी कोई मसला ही नहीं है हमारे खैर है, साथ। तो हाँ, यहाँ पे भी ये वाला है सिलसिला। बिल्कुल। हाउ डू यू गो अबाउट ट्रीटिंग दीज प्रॉब्लम नाउ व्हेन पीपल कम अप एंड दे से लेट्स से somebody comes up with say कि यार I have a pee problem or I have something, so do you refer him to some other नहीं नहीं, expert यूजुअली like? हम खुद ही ट्रीट करते हैं। देखिए, इसमें फिर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन देने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बहुत सारे कपल्स, शादी जब होती है उनकी, तो उनका फर्स्ट इंटरकोर्स का इशू रहता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स ही नहीं हुआ होता, पता ही नहीं होता करना कैसे है। राइट। ठीक है, तो अब देखिए, हम तो सख्ती करते हैं, लड़के लड़कियों को अलग रखें, लड़कियां भी नहीं मिल सकती, लड़के भी नहीं मिल सकते। तो ये चीज़ तो, और फिर आप इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ही नहीं दे रहे, राइट। फिर कम से कम नॉलेज तो दें कि कैसे होना होता है। तो फर्स्ट इंटरकोर्स के इशू होते हैं, वो हम फिर हमारे जो फीमेल थेरेपिस्ट हैं वो फीमेल्स को गाइड करती हैं, मेल मेल को गाइड करते हैं। तो वो गाइड करने से हो जाता है मामला हल। फिर बड़े बड़े जो मसले हैं, पहले मर्दों की बात कर लेते हैं। मर्दों में 3 बड़े सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ब्रॉड कैटेगरी देखी जाए। एक तो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन, के सिरत इंजाल जो है, इजैकुलेट बहुत जल्दी कर देते हैं, विद इन सेकेंड्स। और इवन हम पूछते हैं कि स्ट्रोक्स के 3 to 4 स्ट्रोक्स में जो है हो जाता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी सिखाते हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि आपकी इजैकुलेशन को डिले कर देती हैं, ये हल हो जाता है। फिर दूसरा मसला होता है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, के उज़ू में सख्ती उस हिसाब से नहीं आती जितनी चाहते हैं। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे आपने वायग्रा Viagra की का बात जिक्र की, हुआ, जी। सियालिस है, टडालफिल है, तो उससे वो मसला हल हो जाता है। और फिर तीसरा मसला होता है कि डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज डिज़ायर टू है, डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर। तो उसकी भी कॉज हमें देखनी पड़ती है कि क्या है। अक्सर साइकेट्रिक, मेजॉरिटी साइकेट्रिक बीमारी में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। ओके। तो अगर वो कॉज है तो फिर उसको ट्रीट करना होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपने ठीक किया, सेक्सुअल परफॉर्मेंस खुद ही ठीक हो गई। इसी तरह कुछ फिजिकल बीमारियों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमियास, उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आते हैं, तो आपने वो ठीक किया तो राइट। ये ठीक हो गया। तो ये मर्दों के 3 बड़े मसले हैं। औरतों का एक बहुत बड़ा मसला होता है विजिनिस्मस, जिसे हम कहते हैं। उसमें इट्स वेरी पेनफुल, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ वेरी पेनफुल। तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके डिसेंसिटाइज करते हैं और वही मसला हल हो जाता है। राइट।
एक चीज़ और भी, जैसे डिप्रेशन का बार बार, बिकॉज डिप्रेशन इज सच अ बिग इशू के बार बार, बल्कि उस पर जब हम वेरी कॉमन इट्स वेरी एक्चुअली। कॉमन। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 25% ऑफ द पीपल, हर चौथाई बंदा को कोई ना कोई नफसियाती बीमारी है। अब आप इसको आप कमरे में लगा लें कितने लोग बैठे हैं। ये 3 को तो मैं अंदाज़ा हो गया मुझे, ठीक है, हाँ। तो इट्स वेरी कॉमन। बिल्कुल। इसको टैबू ना बनाए ना, इसका नहीं हल नहीं, करें ना। बिल्कुल ऐसे ही अब है, यही टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है, यू गाइस विल बी फाइन, ओके। अब यही वाला फॉर्मूला पाकिस्तान पे लगा लें। राइट। 25 5 करोड़ करोड़, में को 5-6 5 करोड़ करोड़ निकल लोगों के आएंगे, साथ हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा वो नंबर ये है। ज़्यादा हो सकता है वैसे नंबर, मेरे ख्याल से मैं कम ये तो क्या, नहीं अब होगा। नई रिसर्च आ रही है कि हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, कि 40-50% तक भरोसा, जाए। कोई भरोसा नहीं है, हाँ। तो आई वोंट बी सरप्राइज। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी यहाँ पे आती है अब, क्योंकि ये बात से बात निकल रही है। लोग कहते हैं कि अक्सर कोई बंदा डिप्रेशन में हमें मिलता है, कहते हैं यार तुम मज़हब से दूरी है तुम्हारी, यार जाके सैर रोज़ा करके आओ, ज़रा शब जुमा में जाओ, फलाना जगह बैठो, इन हज़रत से मिलो, उनकी लेक्चर सुनना शुरू करो। ये भी एक क्या कहना चाहिए कि एक टेक्निक होती है जिससे हम, पता नहीं सोल्यूशन होता होगा, इससे होता है सोल्यूशन, नहीं मुझे ये नहीं, बिल्कुल बताइए। नहीं, सही। ये मैं इस दो वजूहात हैं इसकी। देखिए, पहली वजह तो ये है कि हम इस उदासी को, इस डिप्रेशन को नॉर्मल उदासी डिप्रेशन समझ रहे हैं। उदास होना और उदासी की बीमारी होना बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम उदासी तो शायद ठीक हो जाए, दोस्तों से बात की, वेकेशन पे गए, थोड़ा आराम किया, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए। डिप्रेशन की बीमारी ठीक नहीं होगी। सही। तो मेरे ख्याल से लोग जो आम उदासी में अपना मशवरा देते हैं, खुदा से दूरी या नमाज तुम कम पढ़ रहे हो, तो वो तो शायद ठीक हो जाए, मगर डिप्रेशन की बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसे कि बुखार ठीक नहीं होगा। सही। अगर आपको बुखार है तो ज़्यादा नमाज पढ़ने से बुखार उतर जाएगा क्या? नहीं उतरेगा। तो आप इसको बीमारी की तरह ट्रीट करें कि भाई बीमारी है, ये आम बातचीत करने से, नमाज़ें ज़्यादा पढ़ने से ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम दुआ और दवा दोनों पे यकीन करते हैं, बिल्कुल। मगर कोई एक चीज़ करेंगे तो इस काफ़ी नहीं है। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है छुरा खोर दूँ तो कटेगी उंगली मेरी भाई। ठीक है, तो आपने कोशिश भी करनी है, दवा भी करनी है और फिर दुआ भी करनी है, तो ये मुकम्मल हल है। डॉक्टर साहब, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर आता है, इट्स अबाउट द रोल ऑफ योर फैमिली। क्या आप जैसे कोई, जब कोई पेशेंट आता है आपके साथ, तो क्या पेशेंट के अलावा आप फैमिली के साथ भी वक्त लगाते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बंदे की ट्रीटमेंट में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और हम ये लकी हैं कि हमारे मुसलमान माशरे और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत होती है और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पेशेंट आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है साइकेट्रिक बीमारियों में ख़ास तौर पे। तो उसकी फैमिली काउंसलिंग होती है कि फैमिली को भी बताया जाता है पहले तो यही चीज़ें कि भाई ये बीमारी है, इसमें आपको मदद करनी है, ये नाटक नहीं कर रहा, सही। ये फेक नहीं कर रहा है सिम्टम, असल में मसला है। राइट। तो और फिर उनको सिखाते हैं कि भाई आपने ऐसे करना है, वो गुस्सा करे तो आपने गुस्सा नहीं करना है। बहुत सारे लोग, हमारे तो हर चीज़ का हल है ना, गुस्सा करो, बाप बस गुस्सा करो बच्चे को, ये मसला है, उस पर भी गुस्सा करो, उस पर भी गुस्सा करो। मैंने कहा ये गुस्से से ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो फैमिली वाले को सिखाई जाती हैं, ताकि पेशेंट की जो है वो सपोर्ट बढ़ाई जा सके, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर फैमिली सपोर्ट हो। बिल्कुल। इनकी इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हमारे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मज़ीद बेहतरी नहीं आ रही होती फैमिली की वजह से। राइट। फैमिली बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, तो उन कभी कभार तो ये मशवरा देना पड़ता है कि भाई आप प्लीज़ फैमिली से कुछ अलग घर ले लें, इन लोगों से दूरी ज़रूरी है आपकी, आपके केस में। तो राइट। कभी कभार तो इतना ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में बड़े भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। आजकल के दौर में बच्चों की जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बल्कि मैं, क्योंकि आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट फ्रॉम यूएस एंड यूरोप एज वेल, और उसमें भी अब बाकायदा ये जो सोशल मीडिया की वजह से बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इस पे बात हो रही है। विवेक मूर्ति, यूज सर्जन जनरल इन यूएस, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी अपनी प्रेजेंट की थी कि इंस्टाग्राम की वजह से और टिकटॉक की वजह से जो टीनेजर्स हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स, उनका डिप्रेशन, उनकी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है। सो हैव यू स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स, लाइक बच्चों को आने शुरू हो गए हैं क्या? बिकॉज एक ये ख्याल होता है ना कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो एज के एक सर्टन पहर के बाद जाके आने शुरू होते थे। डू यू सी मोर यंगर पीपल नाउ कमिंग टू यू? देखिए, ज़्यादातर ये साइकियाट्रिक बीमारियां यंगर एजेस में ही शुरू हो जाती हैं ज़्यादातर। तो टीन एजेस एंड अर्ली 20s, इस पेशेंट ज़्यादातर इसी एज में आते हैं, या आते नहीं हैं तो कम से कम बीमारी उस वक्त में ही शुरू हुई होती है।
और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, उनका अगर हम बैकग्राउंड चेक करें, उनकी हिस्ट्री लें पुरानी बचपन की, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ निकल आता है। माँ बाप अब्यूज़ ना निकले तो मतलब माँ बाप सख्ती आ जाती है कि बहुत सख्त माँ बाप थे, डांटते डपटते थे, या टीचर या मदरसे में बहुत सख्ती होती थी, तो कहीं ना कहीं ये निकल आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों पे ज़ोर ज़बरदस्ती, मारपीट या सिर्फ वर्बली ही डराना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उनकी हमेशा के लिए उनकी पर्सनैलिटीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आगे जाके साइकेट्रिक बीमारियां भी उनमें डेवलप हो जाती हैं। अब आप ये देखें ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो ओ लेवल्स के रिजल्ट्स हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, टॉपर्स यहाँ से निकल रहे होते हैं। मगर इन प्रैक्टिकल कोई इजादात नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देते उनको कि भाई आगे जाए, कुछ रिस्क ले, कुछ ट्रायल एंड एरर करे, कुछ दुनिया में करने की कोशिश करे। हमारा होता है कि लकीर के बस फ़कीर बना दो भाई, तुमने नंबर ज़्यादा लेने हैं, बाकी दुनिया गई भाड़ में। बिल्कुल। तो हम बनाते ही अपने बच्चों को ऐसे हैं, तो वो फिर यही करते हैं, सिर्फ नंबर ले सकते हैं वो ज़्यादा। अभी भी आप टेस्ट ले लें, सबसे ज़्यादा नंबर हमारे बच्चों के आएंगे, मगर आप दुनिया में जाके रख देंगे तो वो कुछ काम नहीं कर वो पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं कर रहे क्रिटिकल हम थिंकिंग बच्चों में। डेवलप नहीं होने देते आप। बिल्कुल ऐसी है। इवन रिलीजन के अंदर भी आप उनको ओहो। चांस नहीं देते कि वो खुद पढ़ें, कुरान खुद पढ़ें, हदीसों की किताबें खुद पढ़ें, और थोड़ा सा उनको दें तो पढ़ने सूझने का, समझने का, सही क्या गलत क्या उसके वो दें। नहीं, आप कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही तुम करो और वही करते रहो। मैंने भी अपने अब्बा से नहीं पूछा था कि अब्बा, मेरे आबा अजदाद क्या करें, तुम भी मुझसे नहीं पूछो, इसी को बस फॉलो करो। तो ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने यहाँ पे, और वाकई हमने सवाल पूछना जो है ना वो उसको जुर्म और गुनाह दोनों बना दिया। इनकरेज बदतमीजी समझी जाती है, बाप बिल्कुल से सवाल ऐसे, करता है, बिल्कुल ऐसे। माँ से सवाल करता है, तो हम उसको डांट देते हैं। आप ये कहें कि भाई अच्छा बेटा, हाँ बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब है, मैं पूछूंगा, तुम भी पूछो किसी से। ये हो सकता है, सब कुछ नहीं बिल्कुल आता। इवन टीचर को भी ये कहना चाहिए कि बच्चों को सवाल करने दें, और अब जवाब आता है तो दें, नहीं आता तो कहते हैं बेटा हमें मिल के ढूंढना पड़ेगा, इसका तो जवाब मुझे भी नहीं। बिल्कुल। जैसे आजकल डॉक्टर साहब मज़हब के हवाले से हमने जिक्र किया, तो आजकल के बच्चे जो मॉडर्न सवालात पूछ रहे हैं, मुझे तो लगता है हमारे ज़्यादातर मौलवी साहिबान, लगता क्या है, फैक्ट है, उनके पास उसके जवाबात नहीं हैं। बच्चे फिर मज़हब से डिसइल्यूजन होना शुरू हो जाते हैं, जो अल्हाद या जिसे हम एथीज़म कहते हैं आजकल, बिल्कुल उसके ऐसे। शायद परवान चढ़ने की हमारी यूनिवर्सिटियों में वजह यही है दैट वी हैवंट गॉट दी आंसर्स। दीन में उसके जवाबात हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वो कभी, बिल्कुल ऐसे। वो मौलवी साहिबान भी शायद तैयार नहीं है इस तरह के सवालात के हवाले से। सोशल मीडिया का रोल भी काफ़ी क्रिटिकल है आई थिंक, बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप करने के लिए। सब खुश नज़र आ रहे हैं, ये तो खैर हमारी उम्र के लोगों में भी है ना। लिंक्डइन पढ़ के मुझे अचानक, मुझे भी टेंशन में आ जाता हूँ मैं, यार ये तो बड़ा आगे निकल गया अपनी ज़िंदगी में, जबकि मुझे पता है लिंक्डइन में क्या है, सब ऐसे ही है। कभी इंशाल्लाह एआई तरक्की कर जाएगा, वो सच और झूठ का फ़र्क करेगा लिंक्डइन में, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक फैक्टर है, ये बच्चे देखते हैं कि इसके इस पोस्ट पे इतनी लाइक्स हैं और मेरे तो इतने कम लाइक्स हैं एंड ऑल। आई थिंक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे बहुत आती है बच्चों की इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एंड ऑल। सो अगेन मैं आपसे ये सवालात, देखिए ये जनरल फैक्ट्स हैं, we know that it has an impact on the child psychology, but are you seeing these cases now? पेरेंट्स क्या बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि यार मेरा बच्चा डिप्रेशन में है इस वक्त, प्लीज़ प्लीज़ सी हिम, ट्रीट हिम, हर, जो भी है। यूजुअली हमारे पेरेंट्स बिल्कुल जब सर से पानी निकल जाता है तब डॉक्टर के पास आना पसंद करते हैं, उससे पहले दूसरे टोटके अपना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो माइल्ड केसेस जो हैं वो अमूमन इस तरह से नहीं आते, सिवियर हो जाए बहुत ज़्यादा तो फिर आ जाते हैं, बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक थ्योरी बताऊं, डोपामिन की थ्योरी। वो ये है कि हमारा ब्रेन हमें हर काम के लिए रिवॉर्ड करता है, और डोपामिन उसकी करेंसी है। राइट। मैं आपको एग्जांपल दूं, फ़र्ज़ करें हमें हर चीज़ से, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, हमारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। हम खाना खाते हैं, हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें मज़ा आता है, रिवॉर्ड। अब वो है कि खाना खाने से मुझे फ़र्ज़ करें 100 रुपए का डोपामिन मिलता है, और दोस्तों के पास जाता हूँ, मुझे 200 रुपए का डोपामिन मिलता है। आई एन्जॉय इट, मेरी उससे एसोसिएशन भी बढ़ती है, अभी दोस्तों से और दिल करता है। इसी तरह टीवी देखने से फ़र्ज़ करें मुझे 500 रुपए का डोपामिन मिलता है ब्रेन को, ठीक है, और आसानी से मिल जाता है। दोस्तों के पास तुम्हें हिलना है, जुलना है, जाना है, चलना है, मेहनत का काम है। और फिर कुछ नशे जो लग जाते हैं, उनसे समझें कि आपने चर्स की तो आपको 1 लाख रुपए का डोपामिन मिल गया बैठे बैठे, तो ब्रेन बड़ा इन्जॉय करता है, यार ये ऐसे ही होना चाहिए। तो वो नशा ही जो है वो सारे
सस्ते काम छोड़ के महंगा कमाने, आपको बड़ी जॉब मिले आप छोटी जॉब छोड़ देंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही है। चस तो चरस पीने में ही आ रही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, वो कहते हैं छोड़ो दोस्ती यारी खाना पीना काम वाम, चरस, ये करो, इतना इसमें मजा, जो इसमें मजा है किसी चीज़ में नहीं। राइट। इसी तरह से जो आपने फ़ोन की बात की, आप नोट करें कि हमारा अटेंशन स्पैन छोटे से छोटा होता जा रहा है। पहले हम 3 घंटे की मूवी देखा करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। बिल्कुल। फिर वो 1 डेढ़ घंटे की मूवी पे आ गया, फिर वो सीरीज़ पे आ गया, आधे घंटे 40 मिनट की एपिसोड, और अब वो भी नहीं, अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गया मामला। ये धड़ाधड़ ठकाठक ठकाठक ठकाठक। क्यों ये चीज़ क्योंकि हमारे डोपामीन कम अरसे में ज़्यादा रिलीज करवा रहे हैं, राइट। ब्रेन हमारा एंजॉय कर रहा है। एक ही कश में जो है वो 1 लाख 1 डोपामीन लाख मिल रहा डोपामीन है आ गए, आपको, ये एक शॉट में 1 लाख, चलें 1 लाख नहीं तो एक शॉट में आपको 1000 रुपए मिल गए, यूं हजार रुपए आप डोपामीन में रहे, जबकि पूरी मूवी देखने में आपको 1-2 हज़ार मिल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो जितनी आप अपनी डोपामीन बढ़ाएंगे ना इंटेक, उतनी आपको उसकी आदत मिल जाएगी। इसी तरह जो आपने लाइक्स की बात की ना, वो यही है, मैंने तस्वीर लगाई 100 लाइक्स है, ओह डोपामीन जनाब, कई हज़ार डोपामीन रिलीज हो गए, पूरी फायरिंग डोपामीन की हो रही है। अगली पिक्चर की हो जनाब और लाइक्स आए और डोपामीन मिला, तीसरी पिक्चर पे नहीं आया लाइक्स, अब मेरा नशा टूटता है ना जैसे, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहा हूं ना? सही कह रहे हैं। तो अब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज, राइट। अब ये स्ट्रेस, भाई क्यों नहीं आया मुझे लाइक, मेरे दोस्त को तो मुझसे ज्यादा है, देखें आप, तो ये चीजें जो है ना स्ट्रेस बिल्कुल करने लगती हैं। नहीं, मैं एक्चुअली ये मैंने कॉर्टिसोल और डोपामीन का और एंडोर्फिन्स का जिक्र इसलिए करता हूँ। एंडोर्फिन्स आई थिंक पेन किलिंग वगैरह में भी करते हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब मैं नौजवानों के साथ कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करता हूँ, एंड आई डू अ स्मॉल वेरी शॉर्ट वर्कशॉप विद देम ऑन माइंडफुलनेस, हाउ टू फोकस ऑन थिंग, बिकॉज आजकल बच्चों के साथ जो बहुत बड़ा इशू है वो फोकस का है। So, उसमें मैं बच्चों को यही बता रहा होता हूँ कि इट्स अ बैटल बिटवीन द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल्स एंड जो आपने डोपामीन बताया है, क्योंकि माइंडफुलनेस रिलीजेस, आई मीन जैसे मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है इज रनिंग। आई मीन आई लव रनिंग एवरी मॉर्निंग, और उसके बाद जो एक फीलिंग ऑफ जॉय आती है कि मैंने अपने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर डोपामीन लिया, निकलता है ना, डोपामीन निकल रहा है, रिलीज कर रहा है। यू कैन, अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बल्कि बताइए गई बात, यू कैन प्रोग्राम योर ब्रेन अकॉर्डिंगली एज वेल, बिल्कुल कि मैं एक छोटा सा काम करूंगा, प्रोडक्टिव काम करूंगा, बट वो जो मेरे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आई मे इंक्रीज दैट, ऐसा हो सकता है आप, यू कैन डू यही थी डोपामीन की जो मैंने बात की, यही थ्योरी है कि आप जब हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, बिल्कुल आप अपनी डोपामीन हेल्दी एक्टिविटीज से आप इंजॉय करें, तो आपको उसका फिजिकल मेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, बिल्कुल और आप खराब एक्टिविटी के नहीं जाएंगे। ये ऐसे ही है कि आप हलाल नौकरी कर रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं मगर आप खुश हैं उसमें, वाह, आप हराम नौकरी कर रहे हैं, ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है मगर खुशी नहीं है। ये बड़ी प्यारी बात कर दी आपने। वैसे ठीक है, बरकत वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो है, हराम में पैसा तो बहुत मिल रहा है बहुत पैसा, आपको, बिल्कुल एंजॉय सुकून नहीं है जिंदगी में। सुकून नहीं है। बिल्कुल इसी तरह डोपामीन का है, हेल्दी क्या एक्टिविटीज से आप डोपामीन एंजॉय करें अपना, तो फ़ायदा है। और आप अनहेल्दी एक्टिविटीज बेशुमार, आप यूट्यूब शॉर्ट्स है, गेम्स एंड वो कर रहे हैं या नशे कर रहे हैं, उससे टेम्परेली डोपामीन बहुत निकलेगा मगर वो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। अब एक हद तक मज़ा आएगा, फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। जब उतना डोपामीन आपको नहीं मिलेगा तो आपको स्ट्रेस होगा। राइट। तो ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, मुझे सुने, जो सोशल मीडिया पे सब खुश दिख रहे होते हैं, उनकी भी लाइफ में टेंशन, एवरीवन हैज गॉट इश्यूज इन देयर लाइव्स यार, वो सोशल मीडिया इज फेक गाइस, रिमेंबर दिस। तो किसी के जो है ना इतने लाइक से इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और आता है, वो ये कि हम जब भी नफ्सियात के हवाले से, साइकियाट्री, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, हम अक्सर दीगर मुल्कों की रिसर्चेस को रेफ़र कर रहे होते हैं। अमेरिका में, जैसे मैंने अभी डॉक्टर विवेक मूर्ति का जिक्र किया, कि उन्होंने रिसर्च की नौजवानों के ऊपर, टीनेजर्स का बड़ा बैड इम्पैक्ट हो रहा है ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, इसलिए फेसबुक को रेगुलेट करो और टिकटॉक को रेगुलेट करो एंड स्टफ। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रिसर्च इन पाकिस्तान? हम क्या रिसर्च कर पा रहे हैं? हो रही है तो कहाँ हो रही है और किस लेवल की हो रही है? देखिए, अमेरिका जितनी तो खैर नहीं हो रही, मगर यहाँ पे भी बच्चे कोशिश करते हैं रिसर्च करने की, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो करते हैं, मगर डेफिनेटली बहुत कम, और उस क्वालिटी की रिसर्च भी नहीं होती जिसकी होनी चाहिए। उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं उसे साइंटिफिकली फॉलो करना, राइट। तो उस तरह से रिसर्च नहीं होती यहाँ पे। मेरे ख्याल से होनी चाहिए। यहाँ पे रिसर्च सिर्फ मजबूरी में करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको थीसिस चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होती है, उसके लिए आप बना लेते हैं थीसिस। और मतलब असल में
अपनी और मुल्क की खिदमत के लिए हम रिसर्च नहीं करते। खाना पूरी रिसर्च। खाना पूरी रिसर्च होती है। बिल्कुल। हाँ, अक्सर तो पैसे देके बन जाती है। आजकल तो ऐसी आजकल तो चैट जीपीटी बना रहा है, ये Chat बड़ा GPT मसला बना बहुत मसला हो गया है ये सीरियसली। वो तो बल्कि मैं कल एक गूगल के प्रोग्राम में गया हुआ था फॉर एजुकेशन, उसमें उन्होंने एक टूल बनाया है जो दैट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि ये किसी ने जो है ना वो किसी ने जीपीटी से इसको जो है प्लेजरिज्म का कुछ नया, प्लेजरिज्म के अलावा भी AI प्लेजरिज्म। हाँ कि जी ये कहीं से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बट आई थिंक इसका मतलब ये कि अ लॉट नीड्स टू बी डन राइट नाउ। बिल्कुल। देखिए रिसर्च तो एक इतना ज़बरदस्त आपके पास टूल है कि आप तकरीबन हर चीज़ की उससे हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार मेरे सिगरेट पीते हैं, बाबा फला है 80 साल का होगा अभी तक ठीक है, Right. बचपन से पीते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप 100 लोग ले रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं, 100 लोग ले लें जो सिगरेट नहीं पीते, फिर उनको आप लाइफ स्पैन देख लें कि भाई वो बाबा एक ही था, 90 मर गए उसमें से। बिल्कुल ठीक है, और जो नहीं पीते थे उनमें से 3-4 मरे होंगे, बाकी सब हेल्दी हैं। राइट। तो सैंपल साइज लेके आपको पता चलता है ना। बिल्कुल। एनेक्डोटल एविडेंस पे थोड़ी चलता कि मैंने देखा मेरे मोहल्ले में बाबा है। हाँ नहीं वो दुनिया के बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, हाँ, वो ही इज इन हिज 90s, उनके बारे में कहते हैं कि वो रोजाना दिन में शायद 1 या 2 कैन ऑफ कोक पीते हैं। अच्छा। तो कोक से मुराद मैं कोका कोला की बात कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। सो वो उस पे जो है ना वो काफी लोग कहते हैं यार देखो अगर कोक से कुछ होता है वॉरेन बफेट इतना जिंदा है। मैंने कहा यार अब उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, मुझे क्या पता कि उसके खानदान में उसके आबाव अजदाद कितनी मेहनत कर आए। सो डॉक्टर साहब अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द ग्रीन क्रेसेंट इनिशिएटिव आपका जो है। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट कि आप चेयरमैन हैं उस इदारे के पाकिस्तान के, अगराज व मकासद क्या हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वर्क? दरअसल ग्रीन क्रेसेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्टार्ट तुर्की में हुआ, तुर्की में। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन क्रेसेंट तुर्की करके उसका कुछ नाम है। तो वो डिफरेंट ममालिक में रीच आउट करते हैं प्रोफेशनल्स को। तो पाकिस्तान में उन्होंने मेरे वालिद से शुरू किया था कि उनका काम है बेसिकली एडिक्शन की प्रिवेंशन, एजुकेशन, अवेयरनेस। राइट। तो वो हम सारे मुल्कों में रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनको सिखाते हैं कि भाई आप अपने मुल्क में एडिक्शन के लिए फ़ाइट करें, ठीक, अवेयरनेस फैलाएं, प्रिवेंशन करें, अगर कोई फ़ंड वगैरह गैदर कर सकते हैं तो वो भी गैदर करके ट्रीटमेंट भी करें। तो बेसिकली एक टर्किश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में हम उसको डील कर रहे हैं। और काम हमारा यही होता है कि एडिक्शन प्रिवेंशन पे हम सेमिनार्स करते हैं, ऑनलाइन सोशल वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, लोगों को पता चले भाई नशे के क्या नुकसानात हैं, अगर शुरू प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, अगर हो गया तो ट्रीटमेंट कहाँ कैसे होगा, इस सब हम करते हैं। अभी रिसेंटली भी हम इकरा यूनिवर्सिटी में गए थे, फिर बहरिया यूनिवर्सिटी में भी गए थे, तो ये हम उसके अंदर करते रहते हैं। डॉक्टर साहब एडिक्शन ऑफ ऑल काइंड, लाइक वी टॉकिंग अबाउट सिगरेट एज वेल, एवरीथिंग, गैम्बलिंग भी, चाय भी। चाय तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है वाकई यार, और पाकिस्तानी तो कुछ ज़्यादा एडिक्टेड। अभी 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड में पाकिस्तानी बैठे हुए कोयटा होटल में चाय पिया, और चाय बनती भी नहीं है पाकिस्तान में, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा वो एक और भी फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत है। एक और भी होती है ना कौम, वो एक गर्मी में सिगरेट एक में, और यार एक तो इतनी गर्मी और नशा यही होता है वैसे, यही तो नशा है। वो अलग ही कहीं दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक अब मैं नौजवानों पे फिर आऊँ, आजकल स्कूलों में द प्रिवेलेंस, बिकॉज हम तो अपने ज़माने में जब हम तो थे तो फिर सबसे बदतरीन नशा हीरोइन हुआ करती थी, वो हमें पता था जी ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने हीरोइन चिप मिलते हैं, बस वहाँ पे मिलते हैं। अब तो आपको हर जगह खैर शहर में मिल रहे होते हैं। चरस उस ज़माने में हमें पता चला था, हमारे मोहल्ले में एक लड़का जो है ना वो चरस पीता था, हमने कहा यार ये तो कंफर्म जहन्नुमी है, ये चरसी है, चरसी बहुत बदनाम, बड़ा हाँ डिग्रेडिंग वर्ड होता था वो, हमें बड़ा बल्कि डिप्रेशन, मैं बड़ा अफसोस हुआ था मुझे सुन के, यार इतना अच्छा बच्चा चरस पीता है। बट डॉक्टर साहब थिंग्स हैव बिकम सो कॉमन नाउ, लाइक स्पेशली जब से ये मैथ वगैरह और आइस जिसको हम कहते हैं, आई थिंक इस वक्त अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का वो जो एक सोशल मीडिया और ये तो अपनी जगह हैं, बट दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, बहुत बड़ा एक मसला है। कराची को तो बदकिस्मती से कैनबिस का कैपिटल करार दिया ना, देखिए सबसे ज़्यादा कंजप्शन कराची में निकली, पता नहीं दुनिया में या एशिया में। अगर हालात अच्छे होते, फिर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सिर्फ कैनबिस के चक्कर में, वो तो हम इसको लेवरेज नहीं कर पा रहे ठीक से। किसी ने बिल दिया था ना लीगल करने का पाकिस्तान, ये फवाद चौधरी साहब, हेम्प, वो जो उन्होंने बेसिकली फार्मास्यूटिकल ग्रोथ ऑफ हेम्प की ऐसे किया जाता है। ठीक है वो ठीक है, दुनिया आती है सर, वो लोग नेदरलैंड्स भी तो जाते हैं ना कैनबिस के लिए। जी सही बात है। तो बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, ये तो हम मजाक कर रहे हैं खैर, कि चर्च बहुत ज़्यादा बिक रही है और लोग चर्च को ख़ास तौर पर बड़ा हल्का लेते हैं, ये तो उसे कोई नुकसान नहीं है और बड़ा चिल सा नशा है, कोई मसला नहीं है, मगर चर्च से नुकसानात हैं।
देखा गया कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉग्निटिव डिक्लाइन देखा गया उन लोगों में Okay. जो चर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं। और प्लस एक चर्च से एक ख़ास चीज़ होती है, चर्च से इंड्यूस कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस होता है। Okay. मैंने आपको पागलपन की बात की थी ना, स्किज़ोफ्रेनिया में जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे चर्च के कुछ लोगों में आ जाते हैं। Right. और वो बिल्कुल वही पागलपन का दौरा पड़ जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, चीज़ें शक्लें नज़र आ रही हैं, सही। डिल्यूजन होते हैं, शक होता है मुझे कोई खिलाफ है, मुझे कोई मार देगा, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और जो लोग चर्च यूज़ करते हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया चर्च कॉज कर सकता है, या उसको जल्दी कॉज और सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो जाता है। राइट। बिल्कुल, तो ये लोगों को नहीं पता है चर्च का। हाँ, ये कि पेशेंट्स मुझे आते हैं, एडमिट करना पड़ता है, बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। बिल्कुल कि चर्च को आमतौर से बेज़रर ज़रा समझा जाता है हाँ, कि यार ये तो बिल्कुल। सिगरेट के साथ डाल के सिगरेट के थोड़ी साथ सी डाल के पी फूक ली लेते हैं, और ये जबकि ऐसा सारा है नहीं है। सिलसिला। और यही चीज़ जो मेथाम्फेटामिन है, क्रिस्टल, आइस, आइस बिल्कुल। इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, साइकोसिस जो होता है। राइट। ये पागलपन का दौरा आप सिंपली कह लें। जो लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कहना चाहिए। उल्टी सीधी बातें, चीज़ें शक्लें नज़र आना, शक करना, राइट। ये उसमें बहुत ज़्यादा होता है। चर्च में भी होता है मगर थोड़ा कम। राइट। तो सेफ नशे कहीं से भी नहीं है। और जो कॉग्निटिव और सोशल डिक्लाइन है वो तो बहुत बड़ा है। आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, आपकी पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप्स, वो तो तबाह हो जाते हैं। राइट। आपको जैसे मैंने बताया ना कि हमारी हर चीज़ में हमें हमारा ब्रेन रिवॉर्ड करता है, डोपामिन देता है। तो हमें अपनी वाइफ के साथ भी जो रिलेशन होता है उसमें भी डोपामिन रिलीज होता है। खाना पीना, माँ बाप से ताल्लुक़, हर चीज़ में। जब आप चर्च कर रहे हैं वही आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, आप राइट। कहते हैं छोड़ो लोग, आप चर्ची, आप पतले दुबले क्यों होते हैं बिल्कुल ख़त्म। राइट। उनका जिस्म कहता है कि भाई खाना भी छोड़ो यार, क्या करना है, बस चर्च दो राइट। मुझे ये मेथाम्फेटामिन दो बस। क्योंकि सिर्फ उसी से उनको मज़ा आ रहा होता है। 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं उनको डोपामीन के। वो ना खाने में इंटरेस्ट है, ना अपनी बीवी बच्चों में इंटरेस्ट है, ना माँ बाप में, ना दोस्तों में, ना पढ़ाई में, ना काम में। राइट। तो इसलिए वो सब छोड़ देते हैं और ये तबाही का जो है वो ज़रिया बनता है उनके। और इसमें ज़ाहिर है इसकी ट्रीटमेंट होती है बाकायदा, आपके अस्पताल में भी आप लोग इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिलैप्स, यानी कितने लोगों को आप ट्रीट करते हैं और कितने लोग उसमें, व्हाट परसेंटेज एक्चुअली दे गो बैक, बिकॉज इसका रिलैप्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जैक्ट सबसे बड़ा इशू ही एडिक्शंस का ये है कि उसका रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, मगर इट्स वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। और सबसे बड़ा हमें दुख और मसला, परेशानी यही रहता है कि हम एडमिट करके उसको बिल्कुल डिटॉक्स कर देते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन भी हो जाती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। अब वो जैसी वापस दुनिया में जाता है उसका ये डर लगा रहता है कि वो दोबारा नशा शुरू कर देगा। तो कुछ हम टेक्निक्स बताते हैं कि वो दोबारा ना यूज़ करे। एक तो कुछ मेडिकेशन थोड़ी बहुत ऐसी देते हैं कि उसको तलब कम हो नशे की। फिर उसको टेक्निक सिखाते हैं कि भाई तुम अपने स्ट्रेस से कोप करने की ये चीज़ें करो, ना कि नशा करो। राइट। और फिर उन जगहों पे नहीं जाओ जहाँ पे नशा मिलता है। आपकी विल पावर कोई मायने नहीं रखती। आप जाएंगे तो करेंगे, ये नहीं सोचेंगे नहीं मैं कर लूँगा, मैं नहीं करूँगा, भले से दूसरे कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। राइट। आप जाए नहीं जहाँ पे नशा हो रहा है। उन दोस्तों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें जो नशा करते हैं, और फिर कोई हेल्दी मसरूफियात रखें, कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आप बिज़ी रहें सारा दिन ही, और फिर घर आके टाइम दें। तो ये कुछ टेक्निक्स उनको सिखानी पड़ती है, और कॉन्स्टेंट उनकी मॉनिटरिंग भी करते रहनी पड़ती है ताकि रिलैप्स कम हो। मगर सैडली रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होता है। और वाकई यार नौजवानों के लिए आई नो वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैपन, एक्सटेसी नाम की एक दवाई भी बड़ी कॉमन हो गई है। हेलुसिनोजन है। और वो एक पार्टी में मुझे पता चला जी वहाँ हुआ, एंड देयर वर मर्डर्स दैट टुक प्लेस इन दैट पार्टी, बिकॉज आप एक अलग ही डायमेंशन में ज़ाहिर है पहुँच जाते हैं इस वो तरह तो की दवाएं। हेलुसिनोजन है, वो तो अजीब व गरीब आपको चीज़ें चकले नज़र आती हैं तो समझ ही नहीं आता। कोई लग रहा है आपको दुश्मन है, आपने गोली मार दी, पता चला दोस्त था। दोस्त था आपका। तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेरी सैड। डॉक्टर साहब अब हम ज़रा इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स कम बैक टू योर हॉस्पिटल। सो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, सो टेल अस अबाउट सम वेरी इनोवेटिव ट्रीटमेंट जो आजकल आप डिप्लॉय कर रहे हो, एंड किस साइकोलॉजिकल कंडीशंस में आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं ये। देखिए कुछ ट्रीटमेंट ऐसे आए हैं, जैसे ECT जो है, शॉक थेरेपी, वो बहुत पुराना है मगर इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी सेफ। जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा नहीं मेरे भी होता है। जहन में फिल्में ही आ रही थी इस मसला ही वक्त। है, बिल्कुल। फिल्में जो है ना हमारे लिए बड़ा मसला है। सही। तो लेकिन फिल्मों वो शौक भी उतने जोर का ही लगता है क्या?
पेशेंट को पता भी नहीं चलता। ओहो, आप किसी को वो वहाँ तो शॉक हीरो के दें, बेचारे के मुंह से झाग निकल गया था उस फिल्म में। तो वो तो सदा मौत भी शौक से दे रहे होते हैं। वो एक फिल्म थी ना, वो शायद सलमान खान की फिल्म थी शायद, उस पे बड़ा उस पे कुछ जुल्म हुआ था, कौन तेरे नाम, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा तो बट आप कह रहे हैं कि पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। राइट। और मरीज से आप अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कहा था ईसीटी करेंगे, की क्यों नहीं? मैंने कहा, अच्छा, भाई कर दी, वो 3-4 भी हो चुकी हैं आपको, देखें, आपको याद नहीं है। राइट। तो इट्स वेरी सेफ। उसके सेफनेस का अंदाज़ा इससे लगाते हैं कि कुछ प्रेग्नेंट खवातीन को दवाइयाँ हम उस डोज में या नहीं दे पाते हैं, राइट, तो ईसीटी हम दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ हैं। फिर कुछ बूढ़े लोग हैं जिनको हम हाई डोज में दवाइयाँ नहीं दे पाते हैं, तो उनमें भी ईसीटी दे सकते हैं, दैट सेफ। ओके, तो बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और हम दे ही उन चीज़ों में रहे होते हैं, उनकी जान बचाने वाली चीज़ों में। जैसे सुसाइडल बंदा इतना है कि वो खुदकुशी कर रहा है, कह रहा है मैं मरना है। सुसाइडल बंदे के लिए मरना बड़ा आसान होता है, जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें हम उसकी जान बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो मैं वही कहा ना, मैजिकल ट्रीटमेंट यही तो है। आप आएँ, डिजीज़ आप देखेंगे, डिप्रेशन है, और सिर्फ एक गोली देने से आपके सारे मसले हल हो गए। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, जॉब पे मसले अच्छा ख़त्म हो लड़ाइयाँ गए, खत्म हो जाती हैं ये? लड़ाइयाँ ओ ख़त्म हो भाई ये तो जाती बड़ी हैं। ज़बरदस्त बात कर दी। और आपने भी ये अक्सर ये सुना होगा कि तलाक जो होती है कोई बड़े मसले से नहीं होती, छोटे-मोटे मसलों पे हो जाती है। आप सोचते हैं इस पे तलाक तक क्यों बात आ गई? बिल्कुल, तो आप अब दिमाग में डाल लें कि उनमें से किसी ना किसी एक को डिप्रेशन था या दोनों को था। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और तलाक में अक्सर ऐसा होता है ना कि देयर इज़ अ रिग्रेट एलिमेंट एज़ और वेल फिर आफ्टर रिग्रेट दैट, होता है, कि क्योंकि बाद में कोई ऐसी कोई बड़ी वजह ही नहीं होती कि बिल्कुल, वो तलाक बाद क्यों में हुई, जब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो क्यों हुआ ज़बरदस्ती यार। चीज़ हो गई। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब अपने डिस्कशन में थोड़ी देर पहले हमने माइंडफुलनेस वाला मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है माइंडफुलनेस का, फोकसिंग ऑन द स्मॉल बिल्कुल। डिटेल्स एंड ऑल। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे, टेल मी अबाउट द साइंस बिहाइंड माइंडफुलनेस, थोड़ा सा अगर आप शेयर करें। मुझे एडवांटेज तो उसका है, बट टेल मी द साइंस, हो क्या रहा है मेरे दिमाग में? ये माइंडफुलनेस एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मेरे ख्याल से तो हमारा इस्लाम भी ये कहता है, आप सबने कहा कि जो काम भी करो खुश उसलूबी से करो, राइट, वरना ना करो। बिल्कुल, तो इसी पे समझे एक थेरेपी बेस की है कि बहुत सारी थेरेपीज में इसको यूज़ किया जा रहा है कि भाई जो आप काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करें, बाकी पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वो भाड़ में गया, उसको छोड़ दें आप। राइट, आपका बहुत सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। आप ये हम नोट नहीं करते, मगर आप नोट करें ना, कि हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं है। अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो आ रहा है यार, जो वहाँ तो इतने पैसे ज़ाया हो गए यार, परसों तो फ़लाँ बंदे से मिलना है, फ़लाँ एग्ज़ाम है, तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। तो ना आपको सोचने का कोई फ़ायदा हुआ, ना फ्यूचर का सोचने का फ़ायदा हुआ, और जो काम कर रहे थे वो भी गया काम से। इसी तरह नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सारी खबरें चल रही होती हैं, और ये हुआ, फला हुआ, ये मसला हुआ, वो करना है, फलां को पैसे देने हैं, ये करना है, वो करना है, तो नमाज का भी मज़ा गया आपका, बिल्कुल ऐसे। और वो सोचने से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ आपको। मैं अक्सर यही बोलता हूँ, नमाज पढ़ते हुए क्लास 5 में किसके साथ फड्डा हुआ था वो भी याद आ सब जाता है। याद चीज़ें याद आ वैसे रही याद हैं। नहीं आता। तो माइंडफुलनेस ये कहती है कि भाई आप सब भूल जाएं, सब चीज़ें छोड़ दें, जो कर रहे हैं उसको इंजॉय करें, राइट, बस। तो आपकी स्ट्रेस भी कम होगा, और वो जो आप काम कर रहे हैं वो भी बेहतरीन तरीके से होगा। सही। बिल्कुल, तो ये है। सो जो जैसे अब मैं वो उस डोपामिन वाले डिस्कशन के साथ अगर उसको लिंक करूँ, सो दैट मीन्स आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, जो हमने बात ट्रेन की कर रहे थी हैं, कि यार yes। मैक्सिमम डोपामिन रिलीज बाय फॉलोइंग दोस एक्टिविटीज एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। डॉक्टर साहब एक सवाल जो मैं अक्सर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब भी मुझसे मिलते हैं पूछता हूँ कि आप इतनी अच्छी टेक्निक्स बताते हैं, ऐसे खुश रहा जाए, ऐसे स्ट्रेस कम किया जाए, सब किया जाए, आर मेडिक जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर्स, साइकियाट्रिक प्रैक्टिशनर्स, आर दे हैप्पी पीपल देमसेल्फ? ये खुश लोग रहते हैं क्या? खतरनाक सवाल पूछा। मैं ये हर एक से पूछता हूँ ये सवाल, बिल्कुल जी। ये खतरनाक सवाल पूछा है आपने। आपको एक मैं रिसर्च का जो है कंक्लूजन बताऊं कि एक रिसर्च हुई राइट, कि खुदकुशी के ऊपर, जी, डॉक्टर्स में खुदकुशी के ऊपर, ओके, तो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट नंबर साइकियाट्रिस्ट का था। ओफो, सोचें आप, चलें जी, तो ये मैं अक्सर अपने कॉलीग्स को भी कहता हूँ कि हमें भी अपना असेसमेंट करवाती रहनी चाहिए, राइट, थेरेपी करवाती रहनी चाहिए, और अगर इशू है दवाई भी खानी चाहिए। तो ये आपने बहुत, क्योंकि डॉक्टर भी, साइकियाट्रिस्ट भी इंसान ही होता है ना, उसके भी स्ट्रेसर्स होते हैं, सब वो भी परेशानी से गुजरता है। बिल्कुल, मगर ये है कि पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने ट्रिक्स और जो मैंने सीखा है साइकोलॉजी से, वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, राइट, और उससे मैंने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, वेरी नाइस, और अपने बेशुमार स्ट्रेसर्स मैंने कम किए हैं। मैं खुद, मुझे अब पता चल रहा है कि मैं बचपन में एंग्जाइटी का पेशेंट था, बल्कि जवानी तक जी, जितनी मुझे शदीद एंग्जाइटी हो जाया करती थी एग्ज़ाम के वक्त, तो मैंने अपना सेल्फ डायग्नोसिस किया है, और मैंने ओके, बेशुमार टेक्निक से वो एंग्जाइटी तक
ख़त्म कर दिया अपनी। सही। तो मैंने खुद बहुत फ़ायदा उठाया है इन सब चीज़ों से, और इससे मुझे साबित भी हो गया कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, सही। होक्स नहीं है, कोई ऐसी धोखा नहीं है। तो ये सारी जो आपने अपने ऊपर जो अपना इलाज किया है, ये मेडिसिनल था या इसमें नॉन मेडिसिनल टेक्निक्स भी थी? मेजॉरिटी मैंने जो है वो नॉन थेरेपी से और जो टेक्निक से फ़ायदा उठ गया, क्योंकि मैं इतनी इतनी शदीद नहीं थी कि आप क्लिनिकल उसको बीमारी कह सकें, बिल्कुल। मगर इशू था। तो और मगर मैंने दवाइयाँ भी ट्राई की हैं। मैं याद है, मैं एमबीबीएस के 4th ईयर में था, मैं अपने अब्बा से डिस्कस कर रहा था कि मैंने कहा अब्बा यार, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पढ़ भी रहा हूँ, एमबीबीएस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उतनी एनर्जी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सही है। जितने आप में एनर्जी। अब्बा मेरे बहुत एनर्जेटिक थे। तो क्या ये कोई डिप्रेशन की हुई किस्म? एक डिस्थाइमिया भी होता है, एक बहुत लो लेवल डिप्रेशन होता है। तो अब्बा ने कहा बेटा मुझे लगता तो नहीं है। मैंने कहा मैं ट्राई करना चाहता हूँ एंटी डिप्रेशेंट्स। तो अब्बा ने कहा ठीक है कर लो ट्राई। तो सही। मैंने 1 साल के लिए एंटी डिप्रेशेंट्स खाई। ओके। हाँ, खैर उससे वो चीज़ तो हल नहीं हुई, वो कोई और मसला था बाद में। अच्छा। मेरी स्लीप डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा ना, सही। तो वो जब सारा रात में जागता था, दिन में तो सुस्ती हो गई फिर। सही है। मगर उससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें ठीक हो गई। बिला वजह का गुस्सा आना ठीक हो गया, बिला वजह की घबराहट, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन तबीयत। ठीक हो गया। जी। और ये बात बताई मेरी वाइफ ने। ओके। मैंने कहा यार आप पहले छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे और इतना करते थे, और राइट। हम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, फिर सोचा भाई मैं तो एंटी डिप्रेसेंट ले रहा एंटी हूँ। डिप्रेसेंट ले रहा हूँ, सही बात तो है। इट इज़ अ मैजिकल ड्रग। राइट। हाँ, और वो परमानेंटली सही हो गई वो चीज़ें फिर। आप लोग एक इनिशिएटिव अपना लॉन्च कर रहे हैं अद्वियात के नाम से। सो एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जनरल मेडिसिन ही हैं या सिर्फ आप जो साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक जो मेडिसिन हैं उसके हवाले से है? सो टेल अस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट हमारा ये है कि हम साइकेट्रिक भी और जनरल मेडिकेशन भी हम पाकिस्तानी अवाम को ऑफ़र करना चाहते हैं एज़ चीप एज़ पॉसिबल। तो हमारा ये इनिशिएटिव है और हमारे गोल है, अभी भी हम ये कर रहे हैं, मगर अपनी लोकली हॉस्पिटल की बेस तक कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम पूरे कराची एंड देन पूरे पाकिस्तान को अप्रोच करें होम डिलीवरी के थ्रू, और दवाइयों को एज़ चीप एज़ पॉसिबल रखें। उसमें 2-3 चीज़ें भी हम ख़ास जो ऑफ़र करते हैं, वो ये कि दवाई का एक जेनरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है? अब होता है कि एक ही फार्मूला है, वो एक ही काम करता है, मगर एक ब्रांड का वो 1000 रुपए का है, ऐसे ही। एक का 500 का, एक का 100 रुपए का, और तीनों इफेक्टिविटी में बराबर है, सोचें। ठीक है? बिल्कुल। तो हम, ठीक है, डॉक्टर जो कहता है पेशेंट को होता है नहीं नहीं उसी नाम की चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है, मगर हम तीनों चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं कि भाई हमारी नज़र में और पाकिस्तान की नज़र में भी ड्रैब हर चीज़ की जो है वो क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई आप चाहें तो ले लें, हम आप वो भी दे दें, महंगी वाली भी दे देंगे आपको, मगर इसका सस्ता अल्टरनेटिव भी है, वेरी आप चाहें तो वो ले लें। और उस देखें, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी जो सारी ज़िंदगी खानी होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियाँ, साइकेट्रिक मेडिकेशन कई दफ़ा लंबे अरसे खानी होती हैं। तो उसको कैलकुलेट करें तो लाखों में चला जाता है दवाइयों का बिल। बिल्कुल। तो इस तरह से पेशेंट्स के लिए आसानी हो जाती है, सस्ती दवाइयाँ ख़रीद लेते हैं वो, और कंप्लायंस भी बढ़ जाती है। होता है कि आपकी दवाई इतनी महंगी है तो आप सिर्फ उस महंगी होने की वजह से नहीं खा पाते, उसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ जाती है, आपको नुकसान होता है। राइट। तो लिटरली आप समझें कि 50,000 का बिल जो है 10,000 रुपये आता है, इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इतना बड़ा फर्क। तो ये हम कर तो अभी भी रहे हैं, अब हम उसकी जो है उसको डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, उसकी ऐप वगैरह बना रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक उसका वो कर रहे हैं, फिर होम डिलीवरीज। तो ये हमने शुरू किया है कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर सकें, लोगों की पहुंच तक हो सके। यानी ये कोई ब्रिक एंड मोर्टार या शॉप्स जैसे आजकल काफ़ी आ गई हैं, वो फिलहाल प्लान नहीं है आपका? वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, जो हमारी 4-5 कराची में ब्रांचेज हैं फ़िलहाल, तो उनमें फ़िज़िकली तो स्टोर भी होगा, मगर ज़ोर हमारा ऑनलाइन होम डिलीवरी की तरफ। और डॉक्टर साहब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आखिरी पॉइंट आता है वो ये है कि दवाई सस्ती होगी, एक पाकिस्तानी कंपनी ने बनाई हुई होगी कंपेयर टू एन एमएनसी, लेकिन बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। कोई उसमें फ़र्क नहीं होगा कोई परफॉर्मेंस। फ़र्क नहीं होगा। हम तो अभी भी पाकिस्तानी दवाइयाँ प्रेफर करते हैं, और पेशेंट्स को भी हम तो अपने प्रिस्क्रिप्शन में अमूमन जेनरिक नेम ही लिखते हैं, और जो हमारे पास फिज़िकली दवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तानी कंपनियों की होती हैं। तो अपने पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं इस तरह, और लोगों को भी फ़ायदा होता है। अब डॉक्टर साहब अभी कुछ दिनों में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आने वाला है। ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस हमने काफ़ी इसके हवाले से बात की उसको तो वो अपनी जगह है, बट स्पेसिफिकली क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? हाउ डू यू स्प्रेड द मैसेज? थोड़ा सा ज़रा इस पे आप रोशनी डालें प्लीज़। नहीं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो WHO की तरफ से अक्टूबर 10 को हर साल मनाया जाता है, और उसमें हम यही करते हैं कि पूरी कोशिश होती है कि आवाम को नफ्सियाती बीमारी के बारे में आगाही दे सकें, और उसी के लिए हम सेमिनार्स करते हैं। अब हम ऑनलाइन भी
चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़। तो पूरा यही कोशिश होता है कि आवाम की जो दूरी है वो समझते हैं भाई नफसियाती बीमारी पता नहीं क्या है, सिर्फ पागल को ही कहते हैं कि ये नफसियाती है। बीच में इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो हड़प कर गए कि ये इसी तरह की किसी को खांसी हो, आप कहेंगे इसको कैंसर हो गया। भाई नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, कोई इन्फेक्शन लग सकता है, कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा पूरा जोर होता है कि हम जो है लोगों को गाइड करें, एजुकेट करें कि नफसियाती बीमारियां क्या होती हैं। उसके लिए हम डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह करते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं। और 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हम ग्रैंड फंक्शन करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ और आम आवाम भी, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता होता कि नफसियाती बीमारियां क्या होती हैं। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करें, नफसियाती बीमारी के बारे में बताएं, ताकि वो कम से कम डायग्नोज तो कर सकें कि ये नफसियाती बीमारी है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है। अभी तो ये सबसे बड़ा मसला है कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आता, वो कोई राइजेक, न्यूब्रोल फोर्ट, पेन किलर दे के घर भेज देता है सही। कि टेस्ट वेस्ट ठीक है, तुम ठीक हो, घर जाओ। तो हम ये उनको बताना चाहते हैं कि ठीक नहीं है सब कुछ, उसको डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास भेजें। मैं आपको एक वो मिसाल दूं, मैं अपने बेटे को दिखाने पीडियाट्रिशियन के पास था, तो मुझसे जो आगे जो बच्चा था ना, उसकी माँ कह रही है इसके पेट में इतना शदीद दर्द होता है जब भी स्कूल जाता है कि वो चीखता है, रोता है। डॉक्टर ने कहा देखिए सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, नाटक कर रहा है, घर ले जाएं इसको। और मैं खड़ा बोलूँ कि इसको साइकेट्रिस्ट की कितनी शदीद ज़रूरत है बच्चे को, उसको वो साइकोलॉजिकल पेन है जो उसको हो रहा है। तो आपने जाके बताया उनकी अम्मी को, मशवरा तो दिया नहीं जा बताया, वो सकता? चले गए थे, चले गए थे। मैंने अच्छा नहीं समझा। नहीं, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई मीन जो पेरेंट्स देख रहे हो उनके लिए ये अच्छी लर्निंग है। बिल्कुल, कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि Right. आम आवाम तो डॉक्टर के पास ही जाएगी और पहले वो जीपी के पास ही जाएगी। तो जीपीस को ये पता होना चाहिए कि साइकेट्रिक बीमारियां क्या होती हैं, तो इसके लिए हम ये फंक्शन करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कशन का। लॉट्स ऑफ लर्निंग फॉर मी एज वेल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हुए, बड़े अरसे बाद इन बातों को सुना। और ऑल आई हैव टू से इज़ दैट ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी एक बहुत पुरानी established एक जगह है। ऑल आई हैव इज़ गुड विशेस फॉर यू एंड मे बी हमेशा जो आम तौर से हम कहते हैं द कैमरा, यू कैन फाइनली लुक इनटू द कैमरा एंड इफ़ यू हैव गॉट एनीथिंग टू से, हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहें प्लीज़। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नफसियाती बीमारियों से को आप जिस्मानी बीमारियों की तरह समझें। आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, आपके प्यारों को होता है, आप उसका इलाज कराते हैं, उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे। नफसियाती बीमारियां बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं, उसका भी आपको इलाज कराना चाहिए, या आपके प्यारों को अगर हो तो उनका इलाज कराना चाहिए, ताकि आप एज़ ह्यूमन बीइंग्स, एज़ पाकिस्तानीज़ एक प्रोडक्टिव इंसान बने और अपने मुल्क को भी सर्व कर सकें, अपने दीन को भी सर्व कर सकें। तो फाइनल मैसेज मेरा यही है कि अपना इलाज करवाएं अगर कोई मसला है, और इससे घबराएं नहीं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर साहब हमने साइकियाट्रिक इशूज़ के ऊपर, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, और हमने दिमागी इशूज़ के ऊपर बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर बात की। इट वाज अ वेरी गुड चैट, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और इंशाल्लाह स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ अदील अज़हर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा जल्द। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।